खालड़ा साहब, मैंने मूवी देखी, हकीकत बताता हूँ, उससे पहले मैं भी नहीं जानता था, डीपली नहीं सुना था वैसे कि सुना था कोई खालड़ा साहब थे, कोई खालड़ा साहब थे। सतलुज को आप क्या समझते हो? सतलुज एक जो मूवी है, पंजाब के जितने जख्म है उन जख्मों पे एक जो छोटा फोड़ा होता है ना, फुंची, हाँ सिर्फ इतना है। क्या लगता है खालड़ा साहब को जब लेके गए, खालड़ा साहब को जो धमकियां मिलती थी, खालड़ा साहब के साथ जो किया था, उस टाइम के जो डीजीपी साहब थे, एसएसपी साहब थे, वो इस प्रवृत्ति के आदमी थे, लोगों को राक्षस लगते थे। उनका टॉर्चर करने का तरीका ऐसा था, एक माता जी बता रही थी, वहां जब मेरे को ले जाया जाता है, माता जी को, उसके सामने उसका भाई था। अच्छा, दोनों को एक कमरे में आमने सामने नग्न अवस्था में किया जाता, भाई बहन को, और उस माता जी की टांगे पाड़ दी जाती हैं। वो टांगे पाड़ने में कोई वहां पे लेडीज पुलिस नहीं थी। हाँ जी, ये सारे काम जो करते हैं आदमी ही करते हैं। और जब वो टांगे पाड़ते हैं, उसके जो गुप्तांग होते हैं वहां पे मिर्ची डाल देते हैं। ओहो, उसको ये बोलते हैं अब तेरे सामने तेरे भाई को नंगा करेंगे और देखना तेरे भाई के साथ क्या क्या करेंगे। ये हालातें होती थी, ये हालातें। सबसे बड़ा सवाल तो ये करता कौन था? सवाल तो फिर वही आ गया ना, करने वाले भी अपने ही थे। वही पगवान पुलिस में कौन थे? वो पग वाले ही। सारा किसका मिलता था? सरकार का। सरकार का। सरकार में कौन था? वही बेंत सिंह जी, जिनका पोता आज चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि 30,000 हिंदू मारे गए। मैं उसको एक बात बताना चाहता हूं, जो 25,000 आदमियों की फाइल थी उनमें हिंदुओं के भी नाम थे, जिनके लिए खालड़ा साहब लड़ रहे थे। वहां लाशों की गिनती होती थी और गिनती के हिसाब से प्रमोशन मिलता था। इनाम टेक रखा था, एक लाश में मात्र 500 रुपए। 500 रुपए में बंदा मार देते थे। लाखों आदमी मारे गए हैं। जिनके घर का आदमी मरता उनको पता लगता है ना। एक परिवार के तो 17 आदमी मारे गए थे। एक ही परिवार के पाजी, उनकी वंश बेल कहाँ रही होगी? खत्म हो गई है। और कैसे मारे गए थे ये पता है आपको? उन्हीं के घर में पेड़ था, एक पेड़ पे नंगा करके 17 के 17 को लटका दिया, और तारकोल होता है ना जिसे सड़कें बनती हैं, उसको गर्म किया, मिट्टी के तेल में मिला के उसको बॉडी पे लगा देते। कैसे लगाते? जिसे आलू नहीं छीलते हम, चिलर बोलते हैं, उससे पहले खाल उतारते, छीलते पूरे को, बॉडी को। उन लोगों की लाशों को, उन लोगों की चिताओं को आज तक शांति नहीं मिली है। अगर पंजाब इसके ऊपर कोई मूवी बना रहा है तो उस मूवी पे रोक क्यों लगाई जा रही है? और उस पे रोक कौन लगा रही है? अगर इसमें कांग्रेस का फेलियर होता तो बीजेपी रोक क्यों लगाती? उस पे रोक इस मारे लगाई जा रही है क्योंकि उसके पीछे अडवाणी साहब का हाथ था। अरे पाजी, धुरंधर की तो ये स्क्रिप्ट भी वहीं लिखी गई थी, यही सरकार के पास से लिख के गई है, जिसको आजकल के चूजे रियलिटी और सच्ची फिल्म मानते हैं। हमें काम करना हमारी नस्लों पे। हमारी नस्लें मिट्टी में मिल रही है। मैं इसीलिए पंजाब की बात करता हूं क्योंकि मेरे दादाजी जो थे, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग थे, मेरे दादाजी का मतलब आपके दादा, हमारे पूर्वज, माता 2 ही पीढ़ी पहले की बात है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म तो पंजाब में ही हुआ था, हरियाणा तो बाद में बना है। दूसरी बात, मंदिरों पे हमला करवाया किसने था उस टाइम पे? सरकार ने। हिंदू मारे किसने थे? सरकार ने। और सरकार किसकी थी? इसके दादाजी की। हाँ, फिर किसने मारा हिंदुओं को? इसके दादाजी ने। सतलुज मूवी से इफेक्ट क्या जाएगा? लोगों के अंदर जोश आ गया, ओ यार हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। बुरा मैं बताता हूं कितना हुआ है, ताकि आज आप लोगों को पता लग जाए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक वादा करता हूं, पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। पाजी बड़ी बड़ी गल कह रहे हो तुसी। पाजी कितनी भी बड़ी लगा लो, और पता कहां पे आएगी? जिसको मैं इस धरती के सबसे बड़े लड़ाके शूरवीर समझता हूं, जिस टाइम पे हरविंदर साहिब अपने अमृतसर गुरुद्वारे पे हमला हुआ, हमला होने के बाद सोनिया गांधी के खुद के बयान थे कि मुझे बख्शेंगे नहीं, मुझे मारेंगे। इतिहास उसने पढ़ रखा था। इतिहास उसने पढ़ रखा था। उसने एक बात और भी बोली थी, सिख हैं, ये 600 साल बाद भी बदला लेने की हिम्मत रखते हैं, ये भूलते नहीं। मुझे मरना है, मुझे मारेंगे। लेकिन मरने से पहले मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं, किन की ऐसी हिम्मत ही ना रहे, औकात ही ना रहे।
अब उस चीज को बीजेपी मुद्दा बनाएगी। बॉर्डर पर तनाव है, सोच लेना कहीं ना कहीं चुनाव है। जहां यूपी का चुनाव आएगा सारा चाइना दिखाना शुरू कर देता है। यूपी बिहार का चुनाव आते ही शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात कही थी, आप मेरे को मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं। वो बात आज खालड़ा साहब पे लागू हो रही है। खालड़ा साहब को मार सकते हो, उसके विचारों को नहीं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं, मैं सोचता था हरियाणा ही ऐसा, लेकिन पंजाब में मुझे कहीं ना कहीं दुख होता है। ओके जी। मिस खालड़ा साहब ने चुनाव लड़ा, पंजाब ने क्या इज्जत क्या सम्मान दिया। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਤਲੁਜ ਮੂਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਟੋ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ समझ आती है भाजी? बोल भी लाओगे? नहीं बोली तो नहीं जाती, लेकिन समझ आती है। ਆਤੀ ਹੈ जी भाजी। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ जी ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਪਾਈ ਸੀ, 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਹੋ सतलुज मूवी ਦੇ ਉੱਤੇ। वो 26 मिनट है, आपने वो इंस्टा पे देखी, उस पे 20 मिनट से हाँ ज्यादा नहीं डालते। उससे नहीं चलती, रूल है। ਪਰ ਭਾਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਤਲੁਜ ਮੂਵੀ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? भाजी मेरा मानना ये है, सतलुज मूवी नहीं है। सतलुज एक पंजाब का वो दर्द है, वो जख्म है, जो जख्म आज के लोगों ने, वो जख्म हरया है, भरया नहीं है, लेकिन उस पे गौर करने की बजाय आज के लोगों ने आंखें मीच ली। जो यूथ हैं, नए बच्चे हैं, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के हों, उनको एक शौक चढ़ा हुआ, चस्का चढ़ा हुआ है रील बनाने का। हाँ बिल्कुल है। गाड़ियों का दिखावा करने का, गन कल्चर का, गुंडागर्दी बदमाशी के गानों का। उनको ये नहीं पता है हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितना संघर्ष किया है, वो कहाँ से निकल के आए हैं। सतलुज को आप क्या समझते हो? सतलुज एक जो मूवी है, पंजाब के जितने जख्म है उन जख्मों पे एक जो छोटा फोड़ा होता है ना, फुंची, हाँ सिर्फ इतना है। अच्छा जी। पंजाब को कितना तोड़ा गया है, पंजाब का क्या इतिहास रहा है। पंजाब की सबसे पहली चीज तो यह है, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान अपना संपूर्ण, उसके अंदर पंजाब की अहमियत क्या रही है। बलूचिस्तान जगह सुनी होगी आपने? बिल्कुल सुनी है जी। अब तो सुनने में आया 2-3 दिन से उन्होंने नया देश बना लिया, पाकिस्तान का हिस्सा है।
हाँ बिल्कुल है। बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़ नाम की जगह है। मेहरगढ़। मेहरगढ़ अच्छा जी। 9000 BCE, 9000 साल पहले, 9000 साल पहले भारत की जो शुरुआत हुई थी वहां से हुई थी, जो मेन और मुख्य शुरुआत जिसको माना जाता है। भाजी देखो भारत का इतिहास तो लाखों साल पुराना मिल जाएगा, लेकिन इस इतिहास को शुरुआत क्यों मानते हैं? हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों ने वहां से एक तो पक्की ईंटों के मकान बनाने शुरू किए थे 9000 साल पहले। अगर आप आज से 50 साल पहले भी जाओगे आपको ज्यादातर मकान कच्चे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 9000 साल पहले हमने पक्की ईंटों के मकान बनाने शुरू किए थे हमारे पूर्वजों ने। पंजाब का हिस्सा था, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दिल्ली से आगे तक। अच्छा जी। जी, ये हमारा पूरा पंजाब था। वो बात अलग है, आजकल के बच्चे चाइनीज बच्चे होने लग गए, मोमोज खाने वाले, जिनको पता ही नहीं है। सिख दिख गया तो खालिस्तानी बोल देते हैं, आतंकवादी बोल देते हैं, सुनने को मिलता होगा आपको भी। हाँ मिलते हैं। सरकार जो है इनको दाढ़ी वालों से बड़ी नफरत है, उसमें जट हो, जुट हो या जाट हो। क्योंकि देखो हमारी पगड़ी का रंग अलग हो सकता है, जैसे कि सरदार सिख जो होते हैं वो आपने जैसे पग बांध रखी ऐसे बांधते हैं। हाँ जी। हरियाणा के अंदर खंडका बांधेंगे सफेद वाला, सफेद वाला ऊपर तुर्रे वाला। राजस्थान में थोड़ी और तरह की हो जाती है। हाँ अच्छा, आप अगर मुस्लिमों में जाओगे उनका भी इसी टाइप का एक सरोपाहा होता है। अपने कथावाचक भी हैदर कादरी कुछ है, वो ऐसे बांधते हैं। जी 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 जी। वैसे वो यानी कि अब टोपी लगाने लग गए। हाँ बात क्या है, सिर को ढक के रखते हैं ना तीनों भाई, हाँ तीनों और तीनों भाई है। भाई हैं। लेकिन तीनों भाइयों के बीच आज दुश्मनाई कैसी हो रही है? देखो हमें दुश्मनाई करनी किससे चाहिए थी? अंग्रेजों से। और दुश्मनाई कर किससे रहे हैं? आपस में। आपस में। अब वापस वहीं जाते हैं जो मेहरगढ़ की बात थी 9000 साल पहले। 9000 साल पहले। वहां पे हमारे बुजुर्गों ने पहला जो मकान है पक्की ईंटों का वो बनाया था, और उस टाइम पे वो कपास की खेती करते थे। यानी कि जो कपड़ा हम पहनते हैं ना, इसका मतलब इनकी उन्होंने पहले से ही वो कर ली थी, इनको पा लिया था। खेती को स्टॉक करने के लिए जगह बनानी शुरू कर दी थी। वहां पे अकाल आता है। अच्छा जी। अकाल आने के बाद वहां से उस जगह को छोड़ देते हैं हमारे पूर्वज, ठीक है। और उस जगह को छोड़ के वो आ जाते हैं हड़प्पा संस्कृति का। आपने जिक्र सुना होगा। हाँ जी सुने जी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति। बड़े पढ़े हैं जी, सुने हैं किताबों में। पढ़े भी हैं, लेकिन पता नहीं था ये होते क्या थे उस टाइम। यही सुना था किताब, अवशेष मिले हैं जी। अवशेष मिले हैं। हाँ। जो सिंध नदी है, नदी जब दिखाई दी, नदी के पास आगे आगे मतलब आगे आगे इस तरफ की बढ़ना इस शुरू हो तरफ। अच्छा, नदी दिख के उन आदमियों ने वहीं अपना डेरा डाल लिया, अच्छा, क्योंकि खेती के लिए पानी चाहिए। हाँ बिल्कुल है। और उन्होंने वहां पे जो हड़प्पा संस्कृति को आप पढ़ोगे, उसके जो अवशेष मिलते हैं, हमारे हरियाणा में राखी गढ़ी है जींद के पास, वहां भी मिले हैं बहुत सारी मात्रा में। कभी जाके देखना। हमारे पूर्वजों ने उस टाइम पे, जो आज आप चंडीगढ़ के सेक्टर देखते हो ना, 90 डिग्री कोण पे जो गलियां हैं, रोड हैं, हाँ जी। ये उस टाइम पे बनाए थे, लगभग 5,000 साल पहले। अच्छा जी। और पक्की ईंटों के मकान थे, बहुत जबरदस्त पानी की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं उन लोगों ने कर रखी थी उस टाइम पे। 9000 साल पहले की अगर आप इतिहास निकाल के पढ़ के देखोगे, हमारे बुजुर्गों ने पत्थर के ऐसे हथियार बना रखे थे। उस टाइम पे दांतों का ट्रीटमेंट होता था। कमाल है। सोच के देखो, उनकी साइंस, उनकी खेती, उनका रहन सहन कितना मजबूत होगा। अब क्या होता है, वो जिस नदी के तट पे आके बसे थे, ठीक है, उस नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, यानी कि कटाव होते होते उनसे दूर चली गई। ठीक है। जिस सोनीपत में आप बैठे हो, यमुना एक टाइम पे यहीं से बहती थी, अच्छा। लेकिन अब यहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर से बहती है। कटाव होते होते वो उस तरफ चली गई। ये चीजें ऐसी होती हैं, समुंदर, आंधी, ठीक है। बारिश, नदियां कब अपना रास्ता बदल ले पता नहीं लगता। और समय ठीक। सबसे मेन समय है। तो रास्ता बदल लिया तो वहां के जो लोग थे वो भूखे प्यासे मर गए। अच्छा।
और वहां से उन लोगों ने जगह को छोड़ा, जगह को छोड़ के जहां जहां नदियां थी उन नदियों के तट पे बस गए। अब बात आती पंजाब। पंजाब 5 नदियों को जोड़ के बनता है। हाँ, पंजाब बोलते हैं। पंजाब, वो जो 5 नदियां हैं उसके 5 नदियों के सारे सारे किसान बस गए, जिन्होंने लोगों को खाना सिखाया, अच्छा, अन्न पैदा करना सिखाया, जो जमींदार थे। लेकिन उस टाइम पे भी बेचारे जाट मुस्लिम ये सब नहीं थे, तो क्या था, कौन थे भाजी? सिर्फ इंसान थे, किसान थे। अच्छा, मजात पात कोई नाम कोई लेन देन नहीं है। उनकी जो पहचान थी, अगर मैं लोहे का काम करता हूं तो मेरा नाम रख दिया लोहार। अच्छा, आप अगर काठ का काम करते हो आपका नाम रख दिया खाती। ठीक है। अगर कोई मिट्टी का काम करता उसका नाम रख दिया कुम्हार। अच्छा, तो हमें वे नाम मिल गए। वे जो नाम मिले उन नामों को आगे चलते चलते कुछ लोगों ने जातियां बना ली। ओके। देखो धर्म एक चीज क्या होती है, धर्म इस चीज पे जिसको आप धर्म, जिस पाखंड को आप धर्म मानते हो ना, अगली पीढ़ी आएगी वो उस पाखंड को पक्का प्रूफ कर देगी कि ये धर्म ही था, हमारे बुजुर्ग मानते थे तो हम क्यों नहीं मानते। तीसरी पीढ़ी जब आएगी तो उस पाखंड की पूजा करनी स्टार्ट कर देगी। उदाहरण के तौर पे अभी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक फ्रिज के अंदर शिवलिंग बन गया। अच्छा जी। अब आप फ्रीजर को खोलोगे जहां हम बर्फ जमाते हैं वहां बहुत सारी बर्फ इकट्ठी हो जाती है। हाँ, कुछ ना कुछ शेप आ ही जाती है। कुछ ना कुछ शेप तो नॉर्मली बात आएगी। हाँ। अच्छा, ऊपर से बूंद पड़ती है ऐसे, हाँ, तो एक शिवलिंग का आकार भी ले लेंगी। ठीक है। वहां पंडित जी आए और पंडित जी ने बोला, लोग देखो कैसे कैसे हैं। पंडित जी आगे बोलते हैं कि जो शिवलिंग वहां बनता है ना, वहां से भगवान विलुप्त हो गए, आपके फ्रिज में आगे बैठ गए। वहां लोग चढ़ावा कर रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं फ्रिज के अंदर। अच्छा, आप मतलब इससे बड़ा पाखंड क्या करोगे, क्या समझोगे? ये जो पाखंड है ना, कमाल। ये हम लोगों को खा रहा है। धार्मिक हम भी हैं, कुछ भी धार्मिक हम भी हैं, धर्म की पूजा हम भी करते हैं, लेकिन पाखंड की थोड़ी। तो इसलिए जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने कमाना खाना सिखाया, और आज की जो जनरेशन है वो हमारे लोगों को भूल चुकी है। उन्होंने खित्ते तैयार किए थे, मतलब सोर्स बनाए थे, मतलब बिजनेस डेवलप किए थे, मतलब खित्ते क्या मतलब काम भी करना और 4 बंदों को काम भी देना। पाजी एक बात समझो, आप इस पृथ्वी के ऊपर अपना जो इतिहास हो ज्यादातर सबसे पुराना रहा है, अपना। और हमारे पूर्वज जिस टाइम पे दुनिया भूखी मरती थी उस टाइम पे पक्के मकान बनाने सीख गए थे, खेती करना सीख गए थे, ये सब चीजें सीख गए थे। सोचने का विषय ये है, फिर आज हम इतने पीछे क्यों हैं? भारत की गिनती कहाँ होती है? बहुत पीछे होती है, बहुत पीछे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और भी है, हमारे लोग कबीलाई थे, घूमने फिरने वाले, कबीलों के सरदार जिनको बोलते हैं, घोड़ों पे ऊँटों पे रहना। हमारे लोगों का क्या था, हम जल जंगल जमीन इन चीजों से प्रेम करते थे, इन्हीं को भगवान मानते थे। भगवान है कौन? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 तत्व। 5 तत्व, इनको जोड़ के भगवान बनाया गया है। सारा इसी में बसता है, सब कुछ इसी में है। अब तो क्या होता है, अब जो हमारे कबीलाई थे लोग, ठीक है, जिन जिनको जहां जहां जगह मिली वो वहीं वहीं बसते चले गए। उन लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने वहीं वहीं अपनी उस धरती को अपना लिया। उदाहरण के तौर पे अब मैं अपने गोत्र की बात करता हूँ। मेरा गोत्र है छिकारा। हाँ, शिकारा। राजस्थान से हम आए हुए हैं। हमारा जो इतिहास है, राजस्थान से जहां से हम आए थे वहां हमारे को बोलते हैं चीकारा। चीकारा, चीकारा। अच्छा, उससे थोड़ी हम दूर जाते हैं, उसी स्टेट के अंदर हमको बोलते हैं चिंकारा। एसेंट बदलने शुरू हो जाता है। हाँ। फिर हम आ गए हरियाणा में, यहाँ पे हो गया हम छिकारा। अच्छा, क्योंकि यहाँ की बोली थोड़ी भारी है। चीकारा, छिकारा। अब यहाँ से यूपी के अंदर भी हमारे कुछ गांव हैं, वहां बोलते हैं हमारे को चीकारा, क्योंकि उनकी भी मीठी बोली है। हाँ, बिल्कुल। चले गए अपने पंजाब में, शिकारा। पंजाब में चले गए हम। ठीक है। पंजाब में चिम्मा। अच्छा, हमारा ही गोत्र है। चिम्मा जी, कमाल है भाई। एक ही गोत्र से हैं पाजी, एक ही गोत्र है। लेकिन आप एक बात सोचो, आज की जो जनरेशन वो चिकारा, चिंकारा, छिकारा, चिम्मा इनको अलग अलग समझेगी। हाँ, बिल्कुल समझेगी। अच्छा, रूस में आप जाओगे वहां भी हमारा गोत्र है छिकारा। चाइना में जाओगे वहां भी हमारा गोत्र है छिकारा। साउथ अफ्रीका में चले जाओ, बहुत जगह एरिया में है। पाकिस्तान में आज जाट जी में,
ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ तो है ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਾਠੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ ਚੀਮੇ ਨੇ ਮਗਰ तो पाजी हमें एक बात समझनी पड़ेगी हमारा है कौन आप किसको अपना समझते हो हम समझते हैं अपना हमारे एरिया का जो नेताजी होगा MP MLA हाँ उनके घर जाके पानी भरेंगे उनकी जूती उठाएंगे नेताजी हमारे हैं नेताजी का कंधे पे आता है उनको ये नहीं पता साले तुम्हारे जो नेताजी हैं वो अंग्रेजों की जूतियां उठाते थे वो चाहे किसी भी पार्टी से हो आज के टाइम पर है भाजी माफ करना एक बात कहनी आज उन्हीं के पीछे लग गया मैं टी लवाने पे भी क्या कर रहा हूँ दोनों करने पड़ रहे हैं बताओ उनके इनके पीछे लगे नहीं तो इतनी हिम्मत है पाजी हिम्मत हुई है हिम्मत का कारण बताता हूँ वापिस आते हैं हम पंजाब की बात पे सतलुज की बात पे हाँ पंजाब को बार बार जख्म दिए गए हैं तोड़ा गया है मैं तो 9000 साल वाले भी सुन के भाजी मेरा थोड़ा सा सरप्राइज हो गया यार कित्थों तुसी हिस्टोरिकल फैक्ट कट के ले आए हो यार ये। अब एक बात और समझो ना अब भारत को बसाने वाला कौन है सबसे मेन हिस्सा कौन हुआ पंजाब शुरुआत तो हमने की लोगों को कमाना खाना तो हमने सिखाया ना बिल्कुल है जी अब अगली बात पे आते हैं क्या होता है पाजी पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह का टाइम था हाँ क्या टाइम था क्या लेजेंड थे वो आज के बच्चों से पूछ के देखो कौन थे महाराजा रणजीत सिंह किसी को पता ही नहीं दिमाग लगा के सोचते होंगे कोई सरदार जी हाँ होंगे राजा होंगे उस समय के बस इतने बस एक ही फीलिंग राजा होंगे ये नहीं पता अब क्या है हिंदू और पंजाबी इनके अंदर एक भेदभाव पाया जा रहा है आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक वादा करता हूं पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी कोई रोकने वाला नहीं है भाजी बड़ी बड़ी गल कह रहे हो तुसी पाजी कितनी भी बड़ी लगा लो और पता कहां पे आएगी जिसको मैं इस धरती के सबसे बड़े लड़ाके शूरवीर समझता हूं पंजाबियों को माझा एरिया ला लो मालवा माझा एरिया कह जाते हैं और पाजी मैं ये कहता हूं जो गर्दन कटने के बाद भी लड़ते रहे अच्छा जी जी पाजी वहां पे बीजेपी आएगी कोई रोकने वाला नहीं है पाजी पता क्या है आपको समझना पड़ेगा सतलुज मूवी आ गई सतलुज मूवी से इफेक्ट क्या जाएगा लोगों के अंदर जोश आ गया वो यार हमारे साथ इतना बुरा हुआ है बुरा मैं बताता हूं कितना हुआ है ताकि आज आप लोगों को पता लग जाए बुराई सुनना चाहते हो पंजाब के साथ पंजाब को कैसे तोड़ा गया है सबसे पहले तो अंग्रेजों के टाइम की बात कर लेते ज्यादा पुरानी नहीं हाँ ठीक है जी दिल्ली हमारा हिस्सा थी पार्ट ऑफ पंजाब था जी सूबा बोलते हैं 1911 के अंदर अंग्रेजों ने कलकत्ता से राजधानी को छोड़ के दिल्ली बना लिया ठीक है क्योंकि उनको कब्जा करना था हमारे क्षेत्रों में हमारे एरियो में जहां पे उनकी बसासत हुई नहीं थी अच्छे से पकड़ नहीं थी यहाँ के आदमी लड़ाके थे शुरुआत वहां से कर दी वो डरते थे उन्होंने दिल्ली को राजधानी बना लिया दिल्ली को राजधानी बना के पानीपत का नाम आपने सुना होगा पानीपत के अंदर छावनी बना ली ठीक है क्योंकि पानीपत एक ऐसी जगह है पानीपत का जो इतिहास है वो एक ऐसा इतिहास रहा है युद्धों से जुड़ा हुआ हाँ अफगानी लुटेरे जो भारत में आते थे सबसे पहले आक्रमण किस पे करते थे पंजाब पे पंजाब का विनाश करके तहस नहस करके जब आगे घुसते थे वो पंजाब उनको उठता था पंजाब उनके साथ लड़ता था पंजाब अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ता था आगे वाले एरिया को बचाने के लिए पंजाब एक गेट का काम करता था दरवाजे का वो दरवाजा जब टूटता था ना तब वे पानीपत के अंदर एंट्री करते थे सेकंड ऑप्शन फिर पानीपत आ जाता है पानीपत आता था सीधा पानीपत के अंदर एक दरवाजा होता था जिसको तोड़ के सीधा दिल्ली की एंट्री होती थी अब पानीपत जब वे आ गए पानीपत के अंदर फिर भी पंजाब लड़ता था क्योंकि हरियाणा भी तो पंजाब था उस टाइम हाँ फिर भी पंजाब लड़ता था वहां पंजाब के दूसरे भाई लड़ते थे यहां दूसरे भाई ये भी जब मर जाते थे तब एंट्री होती थी दिल्ली में तब कब्जा होता था दिल्ली में अब लोग क्या है हमने बात की है अगर भाई पंजाब में बीजेपी आएगी उसका कारण क्या है हिंदू और पंजाबी ठीक है सिख पंजाबी नहीं सिख इनको आपस में लड़ाया जा रहा है अब पीछे से कह रहे भी उसने भी मारी है उसने भी मारे है ना क्या कह रहे हैं एक वो आपका वो बिट्टा है कोई नेता हाँ है वो बोल रहा है कि भाई 30,000 हिंदू भी मारे गए थे आंकड़े के आधार पे बेअंत सिंह का पोतरा ही है बेअंत सिंह का हाँ बेअंत जो सीएम था उस समय सीएम था एक बात हमें समझनी पड़ेगी
सबसे पहली चीज तो ये है, जो बिट्टा सिंह है ये 30,000 आदमियों का आंकड़ा छोड़ दो, 10,000 आदमियों का आंकड़ा दे सकता है कि हिंदू मारे थे। अच्छा जी। दूसरी बात, मंदिरों पे हमला करवाया किसने था उस टाइम पे? सरकार इनकी। सरकार ने। हिंदू मारे किसने थे? सरकार ने। और सरकार किसकी थी? इसके दादाजी की। हाँ। फिर किसने मारा हिंदुओं को? इसके दादाजी ने। बोल सकता है ये अपने दादाजी को कि गद्दार है, पंजाब का गद्दार है। अच्छा, अब अगली बात, इसके दादाजी ने मार के वहां पे हिंदू पंजाबी करवा दी, सिख करवा दिया, लड़ाइयाँ होगी। अब अगली बात आती है, जिस टाइम पे हरविंदर साहिब अपने अमृतसर गुरुद्वारे पे हमला हुआ, हमला होने के बाद सोनिया गांधी के खुद के बयान थे कि मुझे बख्शेंगे नहीं, मुझे मारेंगे। इतिहास उसने पढ़ रखा था। इतिहास उसने पढ़ रखा था। उसने एक बात और भी बोली थी, सिख हैं ये 600 साल बाद भी बदला लेने की हिम्मत रखते हैं, ये भूलते नहीं है। मुझे मरना है, मुझे मारेंगे। लेकिन मरने से पहले मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि इनकी ऐसी हिम्मत ही ना रहे, औकात ही ना रहे। अब उस चीज को बीजेपी मुद्दा बनाएगी। पर एक बात पाजी और भी है ना जी, उस टाइम बीजेपी ने तो पीछे से पुश किया था ना इसको, इंदिरा गांधी को भी अडवाणी साहब ने। वो पाजी करवाया ही अडवाणी साहब का था, करवाया ही सब कुछ आरएसएस का था। हमला कौन कर रहे थे? आरएसएस के बंदे कर रहे थे। दिल्ली में सिखों को मारा गया, नरसंहार किया गया। जब सिखों की जुबानी ये थी, रोते हुए सिखों ने ये कहा था। आज एक गल समझ आ गई, जो पाकिस्तान से यहां बसे हुए थे बेचारे यहीं रह गए थे, ये कह के दिल्ली हमारा दिल, हम यहीं रहेंगे। जब उन सिखों को मारा गया, उन कारोबारियों को मारा गया, उन बेचारों को यहाँ पे घसीटा गया, नरसंहार हुआ, तब उन्होंने पता क्या क्या था रोते हुए? जीवन में कुछ भी कर लेना, अपनी जमीन और अपना घर मत छोड़ना, नहीं तो इज्जत नहीं मिलेगी। वो बात दूर की गई। लाखों आदमी घर छोड़ के गए थे यहाँ से, सिखों को निकाल दिया था। जिसके सर पे पगड़ी, जिसकी दाढ़ी, उसके साथ क्या बर्ताव होता है? पाजी अब एक बात बता, बस पाजी औखा हो गया काम, मतलब बुरा किते लेडीज तक ना लकी कि ऑन कैमरा कह रहे हैं। पग से ज्यादा किसी की इज्जत होती है? जब पग को बगा के, तार तार करके, आपके केसों को घसीट के, केस पकड़ के, और उन केसों को जीप से बांध के लोगों को घसीट घसीट के मार रहे थे, लेके जा रहे थे, कितना बड़ा हमला होगा? हमला किसने करवाया? आरएसएस ने। आदमी किसके थे? आरएसएस के। चाल किसकी थी? आडवाणी साहब की। मैं कह रहा इंदिरा गांधी ने करवाया है, पर मैं सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी का क्या था? इंदिरा गांधी को तब मजबूरी थी, मौके की सरकार थी, उसको तो कोई ना कोई फैसला लेना था, पुश कर रहे थे पीछे से। और उसको सबसे ज्यादा पुश कौन कर रहा था? बेंत सिंह, क्योंकि खबर तो बेंत सिंह दे रहा था ना। करना क्या है? यहां तक भी करवा दिया था इंदिरा गांधी से तो गुड़गांव के अंदर जो अपने हिंदुस्तान के जहाज, उनके ऊपर पाकिस्तान लिख के पाकिस्तान का रंग तक करवा दिया था कि अगर सेना आज नहीं घुस पाई ना गुरुद्वारे के अंदर, तो उन जहाजों से कल सुबह उठते ही पेंट सूखने के लिए खड़े करके थे गुरुद्वारे पर, ऊपर से बम से हमला करवा देंगे, ये बोल देंगे हमला पाकिस्तान ने किया है। अच्छा, यहां तक की तैयारियां थी। और फिर सिख जो कम्युनिटी है उसको खत्म करने की तैयारी थी कि इन सिखों को जड़ से ही खत्म करो यार, ये लड़ाके हैं, इनका वो काम, अगर इनका एक भी बीज बचाना, ये फिर से ग्रो करेंगे, ये फिर लड़ेंगे। पाजी बाकी तो बात छोड़ो, हमारे पंजाब का मतलब हरियाणा भी पंजाब है। मैं कह रहा हूं सर शिकारा साहब जे 47 तो पहला गल करिए तो फिर पाकिस्तान भी तो पंजाब सी ना। वो करेंगे, वो बाद में करेंगे। हमारे पंजाब के 5,000 परिवार ऐसे हैं, 5,000, जिनके घर में एक एक पुत्र, एक एक बेटा था, और वो बॉर्डर पर शहीद हो गया, उनकी वंशवेली समाप्त होगी, उनके घरों को ताले लगे हुए हैं, उनके माता पिताओं को, बुजुर्गों को रोटी देने वाला नहीं है कोई। सरकार ने उनके हालात तक नहीं पूछे। आज की बात है, अब की बात नहीं है, अब की 5,000 परिवार। और बाद में पता चलता है कि वे बेटे वे हैं जिनको एक चुनावी मुद्दे के तहत वहां पे जबरदस्ती शहीद करवा दिया जाता है। हमले होते नहीं है पाजी, करवाए जाते। आप एक बात क्यों नहीं सोचते? आप पाकिस्तान हमें आग क्यों नहीं दिखाता? सारा चुनाव आते ही आग दिखानी शुरू कर देता है, अपलामा आ जाता है। जब जब बॉर्डर पर तनाव है, सोच लेना कहीं ना कहीं चुनाव है।
जहां यूपी का चुनाव आएगा साला चाइना दिखाना शुरू कर देता है यूपी बिहार का चुनाव आते ही। ठीक कह रहे हो आप। पाजी क्या है, एक गांव का सरपंच दूसरे गांव के सरपंच से, गोवांडी जो गांव होता है यानी कि पास का गांव, पड़ोसी गांव, उसके साथ मेल मिलाप बोलचाल तो हो ही जाती है, आपस में मिलते भी होंगे, तेरा ये काम मेरा ये काम है। तो पाकिस्तान, हरियाणा, इंडिया और चीन क्या ये आपस में नहीं मिलते? ये भी तो मिलते हैं, इनके भी तो खुफिया आदमी होते हैं, उनको क्या सरकार नहीं चाहती? अब एक अटैक करवाया गया था, ज्यादा तो बातें नहीं करते, आप पे भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मेरे पे भी। लेकिन वो जो अटैक करवाए गए थे, वो अपनी आर्मी पाकिस्तान में वहां तक घुस गई, ये हो गया वो हो गया, उनकी वहां की सेना दिखा रही, वहां की आर्मी हमारी दिल्ली तक घुस गई। हकीकत ये है दोनों तरफ वार कैसी कैसी जंगे हुए थे, ऐसी ऐसी जंगे हुए थे, खाली जंगों पर गोले दागे गए थे। वहां का जो प्रधानमंत्री, वहां का वजीर आजम, वो भी मजबूत हो गया, उसकी भी सरकार नहीं गिरेगी। ਉਹ ਬਾਤ ਆਤੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਾ, ਵੈਲਿਊ ਪੜ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋर्ट करनी है भी अपना सेम सेम पाजी सेम सेम। अच्छा वही चीज हुई है, वही चीज, सिर्फ दिखावा और कुछ नहीं। अब पता लगता है हमारे 6 बंदे शहीद हुए थे, उस टाइम पे ये बोला था खुद सरकार ने, राजनाथ सिंह जी ने बोला था हमारा कोई बंदा शहीद नहीं हुआ, वही बंदा कह रहा है आप 6 बंदे शहीद हुए। इसके पीछे की कहानी क्या है? कहीं वो 6 बंदे आप लोगों ने तो शहीद नहीं कर दिए, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं हुए थे। अच्छा हिसाब मांगने वाला ही नहीं है कोई, लाशों का हिसाब मांगने वाला नहीं है। सतलुज ने हिसाब मांगा है, 29,000 जो बंदे, 25,000 जो बंदे मरे हैं, 25,000 मरे नहीं है, 25,000 का आंकड़ा एक इंसान खालड़ा साहब खोज पाए हैं, वहां तक पहुंच पाए हैं। वो भी मतलब अमृतसर एरिया, पंजाब के कुछ एरिया तक, वो भी पंजाब के 2-3 डिस्ट्रिक्टों तक, 2 से 3 डिस्ट्रिक्टों तक खोज पाए हैं। खोजने का मतलब वहां तक उन्होंने पहुंचा, रिसर्च की है। लाखों आदमी मारे गए हैं पाजी। पर कहीं ना कहीं लगता है खालड़ा साहब इस चीज का दोबारा सानू जाग गए ने भी तुसी जागो। 6,000 अगर लाशां अमृतसर दे 3 शमशान घाट तो मिल सकदियां ने, ਇਹਦਾ मतलब पाजी पंजाब तो बहुत बड़ा है। शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात कही थी, आप मेरे को मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं। वो बात आज खालड़ा साहब पे लागू हो रही है। खालड़ा साहब को मार सकते हो, उसके विचारों को नहीं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं, मैं सोचता था हरियाणा ही ऐसा, लेकिन पंजाब में मुझे कहीं ना कहीं दुख होता है। ओके जी, मिस खालड़ा साहब ने चुनाव लड़ा, पंजाब ने क्या इज्जत क्या सम्मान दिया उनको? नहीं भाजी, ये तो वो ज्यादा मुझसे वाला भी कह देते मेरे वर्गे दी की बात है, तुसी तो ਉਹਨੂੰ हराता यार जिन्हें अपनी कौम ਲਈ अपना परिवार दिता। पाजी आपने एक बात सोची है, खालड़ा साहब, मैंने मूवी देखी, हकीकत बताता हूँ, उससे पहले मैं भी नहीं जानता था, डीपली नहीं जान, सुना था वैसे कि सुना था कोई खालड़ा साहब थे, कोई खालड़ा साहब थे, कोई खालड़ा साहब थे जिन्होंने किया होगा कुछ न कुछ पंजाब के लिए किया, सोशल वर्कर के टाइप में सुना था। ठीक है, फिर मैंने उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी, फिर आप जैसे भाई हैं, सरदार जी हैं, उनसे थोड़ी बहुत चर्चा की। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं उनके 1-2 नज़दीकी साथी से पहुंच गए। पता लगता है खालड़ा साहब को जब लेके गए, खालड़ा साहब को जो धमकियाँ मिलती थी, खालड़ा साहब के साथ जो किया था, उस टाइम के जो डीजीपी साहब थे, एसएसपी साहब थे, वो इस प्रवृत्ति के आदमी थे, लोगों को राक्षस लगते थे। उनका टॉर्चर करने का तरीका ऐसा था, एक माता जी बता रही थी, वहां जब मेरे को ले जाया जाता है, माता जी को, उसके सामने उसका भाई था। अच्छा, दोनों को एक कमरे में आमने सामने नग्न अवस्था में किया जाता, भाई बहन को, और उस माता जी की टांगे पाड़ दी जाती हैं। वो टांगे पाड़ने में कोई वहां पे लेडीज पुलिस नहीं थी। हाँ जी, ये सारे काम जो करते हैं आदमी ही करते हैं। और जब वो टांगे पाड़ते हैं, उसके जो गुप्तांग होते हैं वहां पे मिर्ची डाल देते हैं। ओहो, पाजी कभी आप चटनी बनाते हो, मिर्ची का एक कणक आंख में चला जाए, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा होती है। मेरे हिसाब से 1 घंटे तक दिखाई भी नहीं देता कुछ। हाँ। और उसको ये बोलते हैं अब तेरे सामने तेरे भाई को नंगा करेंगे और देखना तेरे भाई के साथ क्या क्या करेंगे। वो आंखें बंद कर लेती है, बोले आंखें खोल, आंखें नहीं खोली तो उसकी दोनों आंखों में भी खोल के मिर्ची डाल दी। और फिर उसके जो भाई है, उसके भाई के साथ भी सेम यही काम किया गया।
जो अब एक भाई खड़ा होकर देख रहा है मेरी बहन के साथ क्या टॉर्चर हो रहा है, एक भाई जो अपनी बहन को की विदाई इज्जत के साथ करना चाहता है, वो अपनी कुंवारी बहन को ये देखता है तेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। ओए होए। और पाजी एक बात और देखो, वहीं पे पिता को भी नंगा कर दिया जाए। ओहो वे तो भाई यार की रह गया बच्चे भाई। और पाजी फिर साथ में एक काम और करते हैं, पिता को और बेटे को हैं? आपस में ये कहते हैं एक दूसरे को मतलब गलत तरीके से जो टच कराना ही कह सकते हैं, स्पर्श कराना। ओ तेरी गई, क्या रह जाता है पाजी, खत्म ही करता भाई जिम्मी। मतलब वे इससे ऊपर मतलब इंसानियत की मतलब सारी शैतान की हद है सारी, मतलब जितना टॉर्चर होता है इससे भाई सुन हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से दुश्मन भी नहीं करे। दुश्मन छड्डो भाजी, सोच भी नहीं सकता दुश्मन भी नहीं सोचेगा इस तरह की हरकत। तो अगर ये हालातें होती थी, ये हालातें, सबसे बड़ा सवाल तो ये करता कौन था? सवाल तो फिर वही आ गया ना, करने वाले भी अपने ही थे। वो भी पग बांध पुलिस में कौन थे? वो पग वाले ही, बड़ी चीज है पग वाले ही। वो भी पग वाले से। उसके बाद दूसरी चीज पाजी, जब ये काम होते थे सारा किसका मिलता था? सरकार का। सरकार का। सरकार में कौन था? वो बेन सिंह जी, जिनका पोता आज चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि 30,000 हिंदू मारे गए। मैं उसको एक बात बताना चाहता हूं, जो 25,000 आदमियों की फाइल थी उनमें हिंदुओं के भी नाम थे, जिनके लिए खालड़ा साहब लड़ रहे थे। सुनने में तो पाजी ये भी आया है कि ये तो बकरी चराने वाला मन बुद्धि भी उठा के इन्होंने मारते जी अपने प्रमोशन ले। पाजी वहां लाशों की गिनती होती थी और गिनती के हिसाब से प्रमोशन मिलता था। इनाम टेक रखा था एक लाश में मात्र 500 रुपए। 500 रुपए में बंदा मार देते थे। बंदा मारना है, बंदा जमा कराना है, बंदा दिखाना है। एक बारी तो एक बंदे के साथ ऐसा हुआ, वो डॉक्टर जी जो उस टाइम पे चेकअप करती थी लाशों का, फिल्म के अंदर भी वो सीन दिखाया गया ना, फिल्म के अंदर दिखाया गया है, उसमें थोड़ा चेंज है। फिल्म के अंदर तो ये एक बंदा जिंदा था, लेडी दिखाई गई थी। हाँ, लेकिन असलियत में क्या था, एक बंदा जिंदा था। ठीक है। और उसने सफाई करने वाले का पैर पकड़ लिया। अच्छा। सफाई जो कर रहा था, और वो कांपते होठों से कहता पाजी भिगाड़ा शुक्र है, पानी मिलेगा। तुरंत ग्लूकोज लगा दी उन्होंने उनको और पानी पिला दिया। बाहर कहते लिखो 2 लाश। तो बोला जी 2 नहीं 1 है। अरे बोला 2 लेके आए, एक कैसे है? बोला पाजी एक जिंदा है। बोले 1 मिनट। वापिस गए, ग्लूकोज लगे लगे उठा ले गए, 15 मिनट में मार के वापिस लिया है 2 लिखो। यही कीमत इंसान की। मतलब यहाँ से चीज साबित हो जाती थी भी अपने पर्सनल हित ਲਈ अपनी प्रमोशन ਲਈ कि लालच ਲਈ मारे गए लोग। एक राजनीतिक फायदे के लिए मारे गए हैं लोग, टोटली राजनीतिक। लाखों आदमी मारे गए हैं। जिनके घर का आदमी मरता उनको पता लगता है ना। एक परिवार के तो 17 आदमी मारे गए थे। एक ही परिवार के? एक ही परिवार के। पाजी उनकी वंश बेल कहाँ रही होगी? खत्म हो गई है। और कैसे मारे गए थे ये पता है आपको? उन्हीं के घर में पेड़ था, एक पेड़ पे नंगा करके 17 के 17 को लटका दिया। और वहां पे लटका के क्या करते थे, अपना जो मिट्टी का तेल होता उसको गर्म किया। मिट्टी के तेल को और तारकोल होता है ना जिसे सड़कें बनती हैं, उसको गर्म किया। मिट्टी के तेल में मिला के उसको बॉडी पे लगा देते। कैसे लगाते? जिसे आलू नहीं छीलते हम, चिलर बोलते हैं, उससे पहले खाल उतारते, छीलते पूरे को, बॉडी को, और वहां से लगा देते। क्या होता, उनकी सारी स्किन जल के हड्डियां दिखाई दे रही। ऐसे तड़पा तड़पा के मारा गया भाजी। मतलब कितनी दर्द भरी मौत होगी। छोटा बच्चा भी था उनका, 1.5 साल का, वो भी टंग दिया। नहीं, उसको एसपी साहब ने सीधा ठुड्डी पे लात मारी, मौके पे ही मौत होगी। फुटबॉल की तरह दीवार के जाके लगा और बीच में से फट गया। अब उनके काका ताऊ नानके कोई तो होगा, किसी के दिल के अंदर तो वो आग होगी। पंजाब के उस दर्द को किसी ने समझने की कोशिश की है। मतलब यहाँ से बात एक निकलती है, वो जो आग बदले की मूवमेंट पैदा होती थी उसी का फिर फायदा उठाते थे ये लोग। अब ये जो अगली बात है पंजाब के लिए, अगर पंजाब तक मेरी पहुंच जाए तो वहां पे उस टाइम पे भी एक और सीएम साहब थे जो बनने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा राज आ गया आने वाले टाइम में, मैं
इन सब चीजों का बदला लूंगा। फिर वो राज आ गया। वो राज आने के बाद जब बीबी खालड़ा उनके पास गई, उनका जवाब ये था, छोड़ो ना, सारी बातें पुरानी होगी, तेरे को चाहिए क्या वो बताओ। हाँ समझ गया सर। मतलब लाशों का हिसाब कर ले, हैं? मतलब उन लाशों को बेच दे, अपने पति की लाश को बेच देगी वो। अकाली दल बादल की सरकार थी बाजी। अकाली दल बादल की थी। अच्छा, अब बात ये आती है उसके बाद और नई सरकारें आ गई। मतलब सरकारें आएंगी जाएंगी, आती रही हैं जाती रही हैं, सबने अपने फायदे उठाए हैं। उन लोगों की लाशों को, उन लोगों की चिताओं को आज तक शांति नहीं मिली है। अगर पंजाब इसके ऊपर कोई मूवी बना रहा है तो उस मूवी पे रोक क्यों लगाई जा रही है? और उस पे रोक कौन लगा रही है? अगर इसमें कांग्रेस का फेलियर होता तो बीजेपी रोक क्यों लगाती? उस पे रोक इस मारे लगाई जा रही है क्योंकि उसके पीछे आडवाणी साहब का हाथ था। अच्छा, कश्मीर फाइल आई थी, वो क्यों दिखाई गई? उससे शांति नहीं फैली। उदयपुर फाइल आई थी, केरला फाइल आई थी। अरे पाजी, धुरंधर की तो ये स्क्रिप्ट भी वहीं लिखी गई थी, यही सरकार के पास से लिख के गई है, जिसको आजकल के चूजे रियलिटी और सच्ची फिल्म मानते हैं। तो भाई बंदा तो जो 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 हुआ था वो तो अलग है, स्टोरी कहाँ जोड़ दी उन्होंने? पाजी बात ये है ना, जब उन फिल्मों को दिखाया जाता है तो सतलुज को क्यों नहीं? सतलुज तो रियलिटी पे आधारित है। और मैं तो ये कहता हूँ दलजीत पाजी को मैं सैल्यूट करता हूँ, और साथ में एक बात और भी कहता हूँ, कुछ लोगों ने सिनेमा की वेटिंग हो जाना सी ओटीटी आज बैन होगी, देखिए गुरुद्वारे हर घर में लगी। ये रब करवाता है, ये उनके हाथ में नहीं है, ये समझो आप। अगर ये घर घर पहुंची है, सरकार का फेलियर नहीं, कहीं ना कहीं हमें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। वरना गरीब आदमी कहाँ फिल्म देखने जाता है? मैं नहीं जाता, आज तक नहीं गया हूँ। हम आपने गए, मैंने आज तक 4 या 5 फिल्म देखी, वो भी हिस्ट्री को लेके हूँ तो देख। अब मुख्य बात जो है, जिन चीजों को मुद्दा बनाया जाएगा चुनाव के अंदर, बीजेपी के चुनाव के अंदर, मैं आप पंजाब को एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी आएगी, बड़े बड़े लारे देगी, जितने हिंदू परिवार हैं, जो दलित परिवार हैं, उन सबको अपनी साइड करेगी, जो भागे हुए लोग हैं उनको अपनी साइड करेगी, जितने ये हारे हुए नकारे हुए लोग हैं उनको अपनी साइड करेगी। और फिर एक और वो लोगों की सोच एक डेरावाद से जुड़ी हुई है, उन लोगों को अपने साथ करेगी जिनकी सोच को पढ़ना पाया। हो सकता आने वाले टाइम में 5-10 हिंदू भी मारे जाएं। हमला बड़ी चीज नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, मारने वाले भी ठीक होंगे। मैंने आपका बात सुनी थी, आप कह रहे थे जो आज आवाज उठा रहे हैं 35 हिंदू मरा है, आपने कहा था यार सरकार तो तभी आपकी थी, इसका मतलब फेलियर तो आप ही हो। बिल्कुल है, नॉर्मली बात है। एक बात बताओ, मरवाने वाली कौन है? सरकार है। एक बारी मैं आपकी बात पे आता हूँ, बात से पहले ये बात कर लेते हैं। हो सकता है चुनाव से पहले 5-7-10 हिंदू कहीं ना कहीं मारे जाए, मारने वाले भी सरदार हो। अच्छा है, क्योंकि सरकार को पाजीन के लिए आदमियों की गिनती नहीं होती, वोटों की गिनती होती है। 5-7 क्या चाहे 50-60 मर जाएं, ये हालात तनावपूर्ण कहीं ना कहीं बना देंगे। सतलुज जो मूवी आई है उसका क्रेडिट भी आप देख लेना बीजेपी लेगी, भले ही ये हमारा तो ये अपना बिट्टा जी को पूरी साइड दे रहे हो तो बीजेपी में आ गया जी। पाजी जो बिट्टा सिंह है वो अपने दादा को देख लेना, कितना महान क्रांतिकारी, पता नहीं क्या क्या बना देगा। मेरा दादा तो भगवान था, मेरे दादा के साथ तो गलत हुआ, मेरे दादा के साथ ये हुआ। बाकी हर जगह हर कौम में कुछ भगोड़े लोग होते हैं जो सरकार की चप्पल उठाने का हर बार कार्य करते हैं, वो सब बीजेपी के पास पहुंच जाएंगे। अगर मैं ये कहता हूँ पंजाब में बीजेपी आ गई ना, बीजेपी कहीं से जाएगी ही नहीं, और शायद होने वाले टाइम में चुनाव भी नहीं होंगे। नहीं होंगे क्या रहेगा, क्योंकि पाजी ये काम ही ऐसा कर देंगे, जहां ये एक बार आ गई ऐसा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चीजें घुसाते हैं, वो लोगों के दिलों से बाहर नहीं निकलती। आने वाला समय ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 2 साल में वर्ल्ड वार की ऐसी सिचुएशन बना देगी कि इलेक्शन में ध्यान नहीं देने चल रहा है। दिसंबर होगा ना अपना, दिसंबर तक लगता है हमारे हालात इतने लो हो जाएंगे, इतने लो हो जाएंगे, मतलब हर चीज में, हर कारोबार में इतनी मंदी आ जाएगी, इतनी मंदी आ जाएगी, शायद हमारी लड़ने की औकात ही नहीं रहेगी। टेंट लगाने के लिए, धरना देने के लिए, दरी बिछाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, वे भी नहीं रहेंगे। और जैसे आज ऑनलाइन सिस्टम की हैबिट हमें बना दी है, आदत पा देती है, अपन बड़ा तो अपना आदमी के दिन लगे आज नेट बंद हो जाए,
सारी वो ट्रांजेक्शन मेरा करे ना रखा, क्या पता कितनी आईडिया डिलीट करी, आपके कितने चैनल डिलीट करके मैंने पता लगा जो सुना। 600 फेसबुक आईडी बंद करी है, 2 साल बैन करके रखे हैं। हमारी 10 साल की मेहनत हो या 20 साल की मेहनत मिनटों में डिलीट कर देते हैं ये, इनका क्या जाता है। एक बात और है भाजी जो सोचने की है, अगर अब भी बीजेपी पंजाब के अंदर आ गई ना, मैं कहता हूँ फिर आप उसे रब दे बंदे नहीं हो। 13 महीने जंतर ये दिल्ली को चारों तरफ से घेर के हम बैठे रहे, 750 किसान शहीद हुए, इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, पंजाब को बार बार तोड़ा जा रहा है। 1911 की बात तो कर ली हमने, 1947 में जो बंटवारा हुआ था, बंटवारा कितनी बड़ी बेईमानी थी। आप बता रहे थे कि अंग्रेज ने मास्टर अपने के वो क्या नाम था सिखों के बड़े नेता मास्टर तारा सिंह जी, उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और उनको कहते कि जब आपको जी करेगा तो आपका वो अपन लिखा है ना, अभी अपना पंजाब आपका बनाया हुआ है, बंटवारा से कुछ बात थी। मास्टर तारा सिंह जी ने कुछ चीजें थी वो ये कहना चाहते थे, कुछ सुविधाएं थी, कुछ बातें थी जो सिखों के लिए उन्होंने मांगी थी, पंजाब के लिए उन्होंने मांगी थी। और वो ये चाहता था पंजाब एक ऐसा खुशहाल होना चाहिए आपस में, या जो दरार है इस लेवल की ना हो कि हम इधर का पंजाब उधर के पंजाब से मिल ना सके। अब बंटवारा जिन्होंने किया था, जो एडवोकेट साहब थे अंग्रेजों के, वो खुद मानते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, गलती हुई है। आप जिनको अपना आइडल मानते हो, महाराजा रणजीत सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। गुरु नानक साहब का कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। अच्छा, अपने ये हरि सिंह नालवा जी का कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। शहीद आजम भगत सिंह का कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। अब मैं छाती मैं छाती पे यहाँ पे भगत सिंह छपुआ रखा है मैंने। ये मैं एक बात पूछता हूँ, इस हिसाब से तो मैं भी आतंकवादी हूँ, पाकिस्तानी आतंकवादी को यहाँ छपुआ रहा हूँ। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो पाकिस्तान आज है, कल तो नहीं था ना। आजादी से पहले तो हमारा हिंदुस्तान ही था। तो अब बात क्या है, जिस टाइम पे बंटवारे की बात हुई, मास्टर तारा सिंह जी ने एक बात कही थी, हमें हमारा पंजाब एक चाहिए। हाँ, हम सेम रिश्ते रखेंगे, ऐसे ही आए जाएंगे, हमारे पे कोई रोक नहीं लगाई जाए। पहली चीज ये थी। दूसरी बात, हमारे जितने भी गुरुद्वारे हैं हम सब पे आने जाने की अनुमति दी जाए, वो ऐसे ही रहनी चाहिए, हर आदमी उन चीजों को देख सके। हाँ, महाराजा रणजीत साहब जी की जितनी जो चीजें हैं, जो विरासत है, जैसे गुरुद्वारा साहब हैं पुराने जितने, जी, हम उनको देख सके, आ सके, जा सके, ये चीजें हमें पहले चाहिए। हमारे रिश्ते नातों में कोई दरार नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही आना जाना चाहिए। इन बातों की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हामी भरी थी, हाँ करी थी। लेकिन वक्त बदलता गया, हालात ऐसे पेश कर दिए। 47 का जो बंटवारा हुआ था, बंटवारा बड़ा खतरनाक था भाजी। आप एक बात समझो, आज मैं और आप भाई हैं, और कल की रात आती है मैं और आप दुश्मन हो जाते हैं। एक थाली में खाने वाले, एक देड़ी पे रहने वाले, आपकी बहन मेरी बहन, मेरी बहन आपकी बहन, और कल से आप मेरी बहन का बलात्कार करते हो, मैं आपकी बहन का बलात्कार करता हूं। ऐसी क्या स्थिति पैदा होगी एक ही रात में? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद कर दिया, वहां पे खुशियां मनवा दी। 15 अगस्त को भारत आजाद कर दिया, यहाँ पे खुशियां मनवा दी। बंटवारा हुआ था 17 अगस्त को, ठीक है। तब तक लोग इंतजार कर रहे थे, ये सभी को पता था बंटवारा होना, लेकिन ये नहीं पता था कौन इस देश में रहेगा, कौन उस देश में जाएगा। और पंजाब की ये चाहत थी कि पंजाब हमारा एक ही जगह रहे। पंजाब को एक राजनीति षड्यंत्र के तहत तोड़ा गया था। उसका कारण ये था, अगर पंजाब इकट्ठा रह गया, पंजाब पूरे देश के ऊपर हमेशा राज करेगा, पंजाब ही राजनीति को चलाएगा, पंजाब के ही नेता मंत्री मजबूत थे। तो पंजाब के ही अंदर सारी गुरुओं पीरों की धरती है, सारी राजनीति, सब सिस्टम, राज की कंसेप्ट सारा लड़ा के रहे हैं पंजाब से चलेगा सेक्टर। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है, एक और चीज बता देता हूं, सिख हिंदुओं में बड़ा फर्क करते हैं। सिख हिंदुओं में बड़ा फर्क करते हैं। आजकल जो नए ये बच्चे हैं ना, नए चूजे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते हैं, उनको लगता है, उन पे अभी बात करेंगे आपा, लेकिन पहले इस बात को निपटा लेते हैं बंटवारे वाली को। बंटवारा जिस वक्त हुआ, तो पाजी आप एक बात सोचो, आपके गांव में ये कह दिया जाता है रातों रात की गांव को खाली करो भाई, और यहाँ से निकलो, और सुबह तक आपको यहाँ से निकल जाना, आपकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हमारे बुजुर्ग वैसे हैं, गुजरात वाले पाकिस्तान से सारे। सोच दिमाग में आता क्या पाजी? वो देखो पहले
ये मेरा मकान है, मेरे को यहाँ पे आके कोई अभी ये बोल दे तेरे को यहाँ नहीं रहना, यहाँ से निकल जा भाई, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर रहना है, तेरी मौत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मैं अपना भरा भराया घर परिवार, अपनी रियासत विरासत सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाता हूं। यहां तक की स्थिति थी पाजी, बहुत सारे लोगों ने तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी बेटियों को, जवान बेटियों को अपने हाथों से गला घोट के मार दिया था, फांसी पे टांग दिया था, ताकि रास्ते में कहीं कोई रेप ना कर ले। ये स्थिति पैदा किसने की? बड़ी चीज ये तो कह देते हैं कि सिखों ने पाकिस्तानियों को मार दिया और पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को मार दिया। ये मारा किस लिए है? ये स्थिति पैदा किसने की है? उन नेता मंत्रियों के गिरेबान में आप लोग क्यों नहीं जागते? ऐसे क्या जरूरत होगी? पाकिस्तान इंडिया बनाना पड़ गया, जड़ क्या है? वो पाजी कलम भाई थे, मतलब आज एक ऐसा बीज बो दिया। एक बात बताओ, एक बंदे ने क्या भी ये सारा भी गोरिया ने कराया और गोरिया ने अपनी अय्याशी करके बनया सारा कुछ। वो थी उसने क्या भी ये बताते, हाँ मैंने नेहरू जी और जिन्ना जी एक ही लड़की से प्यार करते थे और वो अंग्रेजी जासूस थी, अडविना नाम था, लंदन में इनके साथ पढ़ती थी, दोनों के साथ उसके फोटो थे, दोनों को ये धमकी दे रखी थी तू प्रधानमंत्री नहीं बना तो तेरे फोटो वायरल कर दूं। ये बातें बोलते के चक्कर में बना दिए सारा। पाजी ठीक है, तो जो भी है उन चीजों पे तो नहीं जाते, लेकिन हम बात जो करते हैं मेन बात ये है हालात सुधरे कैसे। पहले तो जो आदमी हैं जिन चीजों पे हम बात कर रहे थे कि भाई जो आदमी आज पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे व्लॉगरों के, पॉडकास्ट वालों के इंटरव्यू सुनी है, वो इंडिया को गालियां नहीं देते इतनी जितनी हम देते हैं ना। वो नहीं देंगे जी, बल्कि ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ कई लोग ਜਦੋਂ घूमन जाते हैं, यात्रा जाते हैं, बहुत इज्जत मान करते हैं लोग, खासकर पंजाब के लोग ने। हम पुराने रोहतक से आते हैं भाजी, सोनीपत जो रोहतक में है, ठीक है, सोनीपत रोहतक झज्जर इसको बोलते पुराना रोहतक। पुराना रोहतक पाकिस्तान के अंदर भी रोहतक की है, रोहतक की है, सेम पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। मैं उनके इंटरव्यू सुनता हूँ, मजा आता है, पता क्यों? यही लैंग्वेज बोलते हैं भाजी, यही रहन सहन है, यहाँ से ये गए हुए लोग यहाँ से। और वो जब बताते हैं ना उनकी आंखों में जो पानी आता है, हमारा भी गांव था, यही हमारे गोवांड थे, मेरे दादाजी का ये नाम था, वहाँ मेरे 4 भाई मार दिए थे, मैं एक पेटी में छुप के एक गाड़ी के नीचे 3 दिन तक भूखा प्यासा एक ही पेटी के अंदर बंद रहा, जीने की उम्मीद नहीं थी, सड़कों पर खून बह रहा था, रेलवे खून की भरी हुई आती थी, रेलों में तो ऐसे ऐसे हालात थे भाजी, कहते पूरी कट्टी हुई जाती सी, जो पहली रेल गई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जब स्टेशन पे रुकी एंट्री होने के बाद, स्टेशन मास्टर और वहाँ पे जो खड़े जितनी भी पुलिस वाले थे उन सब ने देखा यार कोई बंदा ही नहीं उतरा, अंदर जाके बोलेगा स्टेशन आ गया उतर लो खाली करो, तब देखा तो पूरी रेल लाशों से खून से लथपथ थी। छोटा है 1 साल का बच्चा अपनी माँ की गोद में सतन पीने की कोशिश कर रहा, दूध पीने की कोशिश कर रहा, अपनी माँ को ढूंढ रहा, माँ वहाँ पड़ी है, उसकी चूची यहाँ पे पड़ी हुई है, उसको पीने की कोशिश कर रहा है। कटे कटाए सर थे जो 3-3 दिन वो ऐसे डिब्बों में लुक के गए, उनको यही नहीं पता था तुम कौन सी जगह आएगी, नई जगह पे गए, अब उनको नई जगह पे रहना है, उस जगह पे उनकी कोई जान पहचान नहीं है, उनको हर एक आदमी दुश्मन लगता, हर एक आदमी दुश्मन दिखाई देता है, उनके बीच में भी रहना, उनके बीच में दोबारा से अपना घर बनाना, अपनी खुद की ज़मीन लेना, खुद की बीवी बच्चों का ख्याल रखना, उनकी इज्जत का ख्याल रखना, आपको यहाँ से ले जाके जंगल में छोड़ दे, चारों तरफ आपके दुश्मन हो, आपकी किसी के साथ दोस्ती ही ना हो, वहाँ पे आपने अपने परिवार को भी रखना, कमाना खाना भी है, आप कितनी दूर काम करने के लिए चले जाओ, दिमाग में एक ही बात रहेगी कभी वापस और परिवार ना पाओगे। कितना स्ट्रगल किया होगा, बिल्कुल है, कितनी लाशों पे पाकिस्तान बना है, मैं मेरे से कोई पूछे आपको क्या पसंद है, मैं अपनी बताता हूँ, मेरे को किसी देश में घूमने का कोई शौक नहीं, मेरे को घूमने का शौक है मेरे हिंदुस्तान में, मेरे हिंदुस्तान का मतलब है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मेरे को मेरा हिंदुस्तान देखना है, मेरे को मेरे अपने लोग देखने हैं, मेरे को मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है भाजी। दुनिया के अंदर भाजी ऐसी धरती है जिहदे च इंडिया की जो तुसीं गल कीती तोड़े गया, सब तो मेन चीज़, सब तो वड्डी पावर, सब तो जीण दा तरीका तुसीं गल की ये धरती है जिथे तां ही साडे बजुर्गां 9000 साल पहला चुनिया सी ना इहनूं,
मेरा सपना है पाजी लाहौर देखने का, अच्छा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की वहां तारीख लगती थी, वो लाहौर हमारी में? राजधानी थी अच्छा जी। पंजाब की, हमारे पुराने पंजाब की। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव वहीं लाहौर सेंट्रल जेल में रहे थे। सबसे बड़ी 2 तहसीलें ये थी, एक लाहौर एक सडोरा भाजी, अपने हरियाणा में जमुना में नगर के पास है सडोरा, जी जी पाजी। सबसे पुरानी 2 तहसील तो थी। मेरे को वो देखने का बड़ा शौक है, बड़ी तमन्ना है। अब इन बातों पे लोग क्या बोलते, जा साले पाकिस्तान न चले जा, पाकिस्तान न बस जा, सोच आ गई ना वही। क्योंकि उन लोगों के अंदर वे इंजेक्शन लगाए किसने हैं, इस प्रवृत्ति के सरकार ने। सरकार ने हमें तोड़ा है पाजी, जोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे गांव के अंदर भाजी जो लोग, आज मेरे गांव का नाम है मांडी, ये लोग आज वहाँ बसे हुए हैं, उन्होंने वहाँ अपना नाम का पीछे ला रखा है मांडी। बात होती जाती है जी जी। वो रोया बहुत है, कहता यार पाजी आप यार ना वीडियो बना के भेज दो एक, मैं कि ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ जन्म जरूर पाकिस्तान है, कहता मेरे दादे परदादे ना जितने साल भी जिए हैं बस एक चीज का रट्टा, मेरा उसके घर वहां था, मेरे वो पड़ोस में वो रहा करे थे, कहते उनके दिमाग में मरते मरते भी यही बात चलती रही। हम वहाँ अपनी जगह आखिरी 10 साल है पाजी 1947 के बंटवारे में, जो अब इधर से उधर गए होंगे, जिनका जन्म 45 के आसपास हुआ होगा, 40 से 45, 40 के पास मान लो, उनकी उम्र इस टाइम पे 60 और प्लस 26, 27, 86, 87 साल के करीब होगी, मतलब 80 से ज्यादा। कुछ बुजुर्ग जिंदे भी हैं उसमें। सिर्फ ये जो बुजुर्ग है ना, उनको ये बातें याद है, उनको ये चीजें याद है, ये और मर गए ना। आने वाले टाइम में हम चाहकर भी कभी नजदीक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये बातें बताने वाला ही कोई नहीं रहेगा। इतिहास यही पढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान कौन है, हमारा दुश्मन देश। पाकिस्तान कौन है, आतंकवादियों का देश। पाकिस्तान कौन है, हमले करने वाला देश। यही चीजें सिखाई जाएंगी। अब हम आते हैं सिख हिंदू, जिनको आपस में दूर किया गया। अच्छा भाजी एक मैं इस बात ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ के आया, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ नहीं मिल रही, ये यहाँ से उठ के वो वहाँ गए ना, उनको भी इज्जत, उस तरीके की इज्जत नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं मिल रही, उनको बाहरी लोग बोलते हैं। हाँ, कहना बाहरी लोग। हाँ, साले तुम बोला पाकिस्तान के हिंदुस्तान के नहीं हो, हमारे कहाँ से हो गए? हाँ, ये क्या के बोला जाता हूँ। वो आज भी कह रहे कहना हमारे सर वो प्यार नहीं है, हमारे दादो परदादो को कभी धक्का कर सकते वहाँ के लोग, ऐसे कहते ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ भी कर रहे हैं, करनाल एरिया, ये सारे पंजाबी बसे हुए हैं जो रिफ्यूजी, कहीं भी कुछ बोल देते हैं। सेम सेम अपा जी, लेकिन हमारे से बुरे हालात वहां नहीं है। मैं ये कह देता हूं, वहां इतने बुरे हालात नहीं जितने हमारे यहाँ हो गए हैं। अपा जी फिर क्या हुआ, पंजाब 60% उधर चला गया। हाँ, हमारा सारा इतिहास उधर चला गया, सारा हिस्टोरिकल फैक्ट, सारा सब कुछ उधर चला गया। हम भूल ही गए पंजाबी कल्चर क्या था। जो गुरु नानक साहब का जन्म, जहां उनकी शहीदी करतारपुर साहब, सब वहां चला गया, सब कुछ। उसके बाद क्या होता है पाजी, पंजाब 40% इधर रह गया। सरकार को लगा ये अब भी मजबूत है, इनका भी होल्ड है, उसमें से फिर हिमाचल बना दिया, उसमें हिमाचल बना दिया, फिर हरियाणा बना दिया, 66 के बाद फिर हरियाणा बना दिया। हाँ, फिर जुटे रहे। उसके बाद भी पंजाब मजबूत रह गया पाजी। फिर पंजाब के अंदर जो नरसंहार हुआ है 84 के बाद शुरू हुआ, फिर लगा कि पंजाब उभरने लगा, फिर पंजाब के अंदर अटैक कर दिया नशे का, अंदर से खत्म। हाँ, अंदर से खत्म। कितना नशा करते हैं लोग वहां पे। फिर पंजाब के अंदर एक और नई चीज आ गई, नए नए बच्चों में, जो बड़े खुश होते होंगे, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। IVF नहीं पाजी, यहां से वो जाने लगे, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई कहीं, कोई कहीं, वहीं जाके सेट होके वहीं की अंग्रेज जनगोरी मेमो के साथ शादी करना, अपने कल्चर को खत्म कर देना, वहीं पे रहना। मतलब आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जोन मिस्टर जोन नाल ब्याह गया बेटा, किसी के लिए ब्याह उनको गया, क्या पता है पंजाब क्या, गुरुद्वारा क्या है, हमारे बुजुर्ग क्या थे, किसी ने क्या लड़ाई लड़ी, क्या नहीं। वे इन चीजों से काफी दूर हो रहे। पंजाब आधे से ज्यादा खाली हो रहा है, हर घर से कोई ना कोई बाहर गया हुआ है, तो हर घर से। ऐसा रिवाज बन गया, किसी घर का बेटा बाहर नहीं गएगा, वो समझते नहीं है अभी। अब यही रीति रिवाज हरियाणा में भी आई हुई है। पहले कल्चर पंजाब से शुरू होता, फिर हरियाणा में आता है। हमारे लोग भी यही कर रहे हैं। हम करनाल साइड के तो बहुत सारे हैं, गांव के गांव, गांव के गांव, जलमाना साइड, ये जींद साइड, सारा पहुंच गया आगे जी सारी। ये जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो कैसी रहेंगी, उनको पता ही नहीं रहेगा क्या इतिहास था, क्या इंडिया है, क्या लेना देना है। भाई सिस्टम ही ऐसा बिजी हो गया। अव्वल तो जितने वहाँ की मकान ले लिया, कोठी ले ली, बिजनेस अपने बच्चों को लेके आ नहीं सकता। अगर साल में 2 चक्कर ले भी आया तो सीख नहीं पाएंगे। वहाँ के बच्चे वहाँ के कल्चर में पढ़ेंगे, गोरे के लिए ब्याह कर लेगा, काली के लिए ब्याह कर लेगा, तो उनकी जनरेशन चेंज होगी।
आप कह सकते हो अपने बच्चों के ऊपर रो भी नहीं डाल सकते आप। अब एक बात और करते हैं पाजी, ये बार बार हिंदू सिख जो बिट्टा साहब करवा रहे हैं, बिट्टा साहब अपने पूर्वजों का इतिहास, आपके तो क्या पूर्वज हैं, मान लोग थे वो तो, आपके पूर्वज तो आपके दादाजी थे जिन्होंने ये सब करवाया। लेकिन पंजाब के वो शेर जिन्होंने समय समय पे कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। जब अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई जीत के तीसरी लड़ाई मराठाओं के साथ 1761 में पंजाब के वाया रास्ते से वापस जा रहा था अफगान, ठीक है। जब वापस गया बड़ी विशाल सेना थी, 2-2.5 लाख आदमियों की अब्दाली की। उसको रास्ते में पता लगता है कि भाई यहाँ रेस्ट कर लेते हैं, मुश्किलों से बाहर आ गए हैं, पंजाबी लोगों से बाहर आ गए हैं, ब्लाइन से पिंड छूट गया, अब रेस्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास वो रेस्ट कर रहा था, पंजाब को थोड़ा क्रॉस करके यहाँ से 2200 हिंदू लड़कियों को, जो मराठा फौज थी, जो सुंदर सुंदर लड़कियां थी, उनको बंदी बना के लेके गया था। ठीक है। क्योंकि ये इनका कल्चर था, काम था, उनके साथ बलात्कार करना, गुलाम बना के रखना, फौज में बांट देना, चलो खुश हो अय्याशी, हाँ ये चीजें। तो जो 2200 लड़की अब्दाली को पसंद आई उनको लेके गया था। हमारे लड़ाके थे जस्सा अहलुवालिया, मराठे हो गए ये सारे, अपने सिख समुदाय के थे जस्सा अहलुवालिया, जस्सा सिंह आलूवालिया। हाँ ठीक है। हमारी भाषा में अहलुवालिया के बोलते वही हैं। कहते हैं अभी वहाँ भाषा जी सिस्टम बदल जाना। जस्सा सिंह को जब पता लगा, चंद आदमियों के साथ, हजारों के साथ, लाखों वाली सेना के बीच में घुस गया था, गाजर मूली की तरह आदमी काट दिए। 2200 की 2200 उन हिंदू बेटियों को रिहा करवा के लाया था। उससे पहले इसी के अंदर वो 12 बजे वाला भी भाजी इतिहास है, जो वो कह रहे हैं जिसको पता नहीं होता टिप्पणी कर देते हैं, सरदार के 12 बज गए, सरदार जी का दिमाग घूम जाता है, इस टाइम में बोल देते हैं। मतलब वो ऐसा था कि रात को उनको पता था भी निकल जाओ, 12 बजे का टाइम है, इससे पहले पहले निकल जाओ, अगर 12 बज गए सरदार आगे उनकी टिप हो जाएगी तो निकल नहीं पाएंगे। जी जी जी, मतलब हाँ उनका हमला करने का समय था। हाँ समय था। अच्छा पाजी, फिर गुरु तेग बहादुर जी, वाह जी, कश्मीरी जो पंडित हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हुए थे। जो उनकी कैद हुई थी, उनको जो पकड़ा गया था औरंगजेब ने, उनके साथ जो किया था, उनकी जो शहीदी हुई थी, हमारे जो कश्मीरी पंडित हिंदू बेटियां हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होता था उसको रोकने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। गुरु तेग बहादुर साहब जब आए और उनको पता था कि आपकी कुर्बानी होनी है, हमारे पास में गांव है गोवाना से निकल के लाखन माजरा। हाँ लखन माजरा है। लाखन माजरा में जब आप जाओगे, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल की बगल में गुरुद्वारा है। मैं जाता रहता हूँ बाजी, हम तो होला मोहल्ला में आते हैं। आप बड़ी चीज ये है, पूरा का पूरा गांव जाट गांव है, छत्तीस बरादरी का गांव, हिंदुओं का गांव, प्योर हिंदुओं का, कोई सिख नहीं रहता। लेकिन जब भी कोई शादी होगी, जब भी कोई बच्चा मेडल लेके आएगा, पहलवानों का गांव है। जब भी कोई बड़ा फंक्शन होगा, सबसे पहले मत्था उस गुरुद्वारे में टिकता है। गुरु तेग बहादुर 13 दिन वहां रहे थे लखन माजरा। ठीक है। उन्होंने ये बोला था, अपने धर्म को मत छोड़ो, क्योंकि उस टाइम पे औरंगजेब के डर के कारण लोग धर्म चेंज करने लगे, जबरन बदलने लग रहे थे। तो उस चीज को गुरु तेग बहादुर ने जब रोक किया, वापिस से वो गांव बसया। क्योंकि लाखन अलग था, मजार अलग थी। ठीक है। मजार जो थी, मजार को तोड़ के माजरा किया गया था कि दोनों को आपस में मिलाओ ताकि मजबूत हो जाए। ठीक है। लाखन माजरा हो गया। वहां पे उस गुरु तेग के यादगिरी के तौर पे वो गुरुद्वारा बनाया गया है। अब आप एक बात सोचो, गांव हिंदुओं का, पूजते गुरु साहब को है, किस लिए? गुरुद्वारे का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। गुरुद्वारा जैसे कि अमृतसर है, उसके 4 द्वार हैं। हाँ सभी के लिए बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए है। यहाँ धर्म जात पात नहीं है। ह्यूमैनिटी दी गल है, इक्वलिटी दी गल है, सारा ये सब लिए एक है। रहो किसी भी धर्म च पक्के, गल इक्वलिटी दी करो। जी जी पाजी। क्या होता है फिर पाजी, गुरु तेग बहादुर का जब शेषदान हुआ, साथ में उनके भाई थे, सतीदास थे, शायद मतीदास थे, दयाला सिंह थे, भाई दयाला जी थे, है ना।
उनका भी वहाँ शहीदी होगी। अब उनके एक शिष्य थे जिन्होंने लगा यार गुरु के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हाँ वो समझ गुरु तेग बहादुर का शीश लेके मुगलों की सेना से बच के और अपने वाले द्वार से पंजाब द्वार की तरफ से निकल के भाग लिया। भाई जैता जी, क्या नाम था उनका? भाई जैता जी। जैता जी। जैता जी जब भागे उनको लेके मुगल सेना पीछे लग ली। जैसे ही दिल्ली खत्म होता है, दिल्ली खत्म होते ही आता है बड़ यहाँ पे सिंघू बॉर्डर, हाँ सिंह, जहाँ पे किसान बैठे थे। हाँ बिल्कुल बैठ, याद होगा आपको? मैं तो रहा 1.25 साल उधर हूँ जी। सिंघू बॉर्डर जो था उसी के ऊपर गांव है बड़ खालसा। बड़ खालसा जो गांव है उसी के हमारे दादा थे। अच्छा, हाँ, एक हमारे दादाजी थे जो मैं बता रहा हूँ। बड़ खालसा गांव में घुस जाता है जेता जी। चौपाल थी, चौपाल के अंदर गुरु साहब का शीश रख देता है, बोले इसको बचाओ, इसकी दुर्गति कर देंगे वो लोग, इसको कैसे भी कैसे करके पंजाब पहुंचाना है। उसको देखने के लिए गांव इकट्ठा हो गया। मुगलों की सेना ने गांव को घेर लिया। वहां पे हमारे एक दादाजी थे खुशहाल सिंह दैया। वो गुरु साहब को देखते हैं, वो दे दो शीश, कौन सी बड़ी बात है, दे दो मुगलों को शीश। सबकी आंखों में खून उतर रहा है, कैसी बात कर रहा है, हमारे लिए इन्होंने जान दे दी और तू खुशहाल सिंह कैसे बोल रहा है, शीश दे दो। अच्छा, गुरु साहब का शीश वापिस मुगलों को देने के लिए बोल रहा है। इन्होंने बोला मूर्खो, गुरु साहब को देखो, और बोला फिर मेरे को देखो, हूबहू शक्ल थी। बोला मेरा शीश काट के मुगलों और दे दो मुगलों को, गुरु साहब का शीश है। सबकी आंखें फट गई, यार जिंदा इंसान कैसी बातें कर रहा है, कोई अपना शीश दान दे सकता है क्या ऐसे जिंदा इंसान? वहीं पे लौट के खुशहाल सिंह, मेरी गर्दन काटो। अभी कोई गर्दन काटने को तैयार नहीं। अपने बच्चों को बोला तुम तो काटो। एक गुरु साहब जो हमारी मतलब बहन बेटियों के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, हम उसके लिए अपना शीश दान नहीं कर सकते क्या? वहीं लौट के अपनी गर्दन कटवाई और उस गर्दन को लेके गांव वाले लोग मुगल सेना की तरफ भागे। खुशहाल सिंह जी की मतलब सेफ्टी प्लान देखो, सेफ्टी प्लान भी आगे निकल जाएंगे। जी जी जी। पीछे भागते ही सेना पीछे लग ली। वो रहा पकड़ो। उस चीज को लिया, खुश हो गए वो भी, लेते ही खुश हो गए और वो वापस दिल्ली की तरफ। और उस चीज को लेके गांव के आदमी जेता जी अपने इधर निकला है पंजाब की तरफ। आप एक प्यार प्रेम देखो, कितनी कुर्बानी होगी। एक दैया साहब हिंदू हमारे दादाजी ने अपने गुरु के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। सोच के देखो मोहब्बत कैसी होगी हम लोगों की। और आज उस मोहब्बत के बीच में क्या से क्या आया हुआ है। गुरुद्वारे की ये हरविंदर साहिब की अमृतसर की जो स्थापना हुई, एक सूफी संत के हाथों से करवाई थी, मुस्लिम के गुरु अर्जुन देव जी ने करवाई थी। क्या मोहब्बत होगी, क्या प्यार प्रेम होगा, सोचा है किसी ने? और फिर उसी गुरु तेग बहादुर के कितनी पीढ़ी ऐसे लड़ते लड़ते इन्हीं हिंदुओं के लिए नष्ट होगी। इसी में पाजी एक हिस्टोरिकल फैक्ट हो रहा है। आपके दादा परदादों ने, बुजुर्गों ने सिर कटवाया, आगे उन्हीं का शीश आगे पहुंचाने में पीरों ने हेल्प की है। तरावड़ी के अंदर जो किला है ना, आज भी उसका रकबा कढ़ा के देखो, कोई किसी का कह रहा है, आज भी पीरों का, पीर बुद्धू शाह के बड़बडेरे का। आगे थस्का मीरा से घूम के अंबाड़ा रुका, वो भी पीरों की जगह। आगे नाभा साहब रुका, वो भी पीरों की। पीर भी इन्होंने, जो मूवमेंट थी कादरी चिश्ती मूवमेंट है, उन्होंने भी गुरु तेग बहादुर के साथ दिया है। देखो पाजी, पंजाब ने बहुत सारे दुख झेले हैं, बहुत सारे दुख देखे हैं, लेकिन उन सबसे बड़े दुखों से बड़ा दुख आज का है। आज की जो जनरेशन, आज के जो लोग हैं वो जिंदा नहीं है, वो मरे हुए लोग हैं। डीपली सोचते नहीं है बाजी, वो इतने मरे हुए लोग हैं बाजी, उनको ये चीजें नजर नहीं आती। सरकारी आंकड़ों के आधार पर 6,32,000 आदमी वे थे, अंग्रेजों के आंकड़ों के हिसाब से, जो शहीद हुए देश के लिए, जिन्होंने कुर्बानी दी। 6,32,000। अब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, ये हम थोड़े बहुत नाम जानते होंगे, करतार सिंह सराबा, उधम सिंह, लेकिन इतने आदमियों ने कुर्बानियां दी।
1 लाख आदमी वे थे फिर जो ढूंढ ढूंढ के मारे गए इनके साथी थे। जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने जो संगठन बना रखे थे, ऐसे ऐसे संगठनों के, अनेकों संगठनों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया। 7,32,000 आदमियों का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने कुर्बानियां दी इस देश के लिए। तो मिला क्या इनको लोगों को फिर? तब जाके 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद हमें ये लगता था कि अब अपना देश होगा, लेकिन वास्तविकता ये, जितना अंग्रेजों ने लूटा उससे कई गुना तो काले अंग्रेजों ने भी लूटा है, जो सरकारें हैं। क्योंकि सरकार चलाई किन्होंने, कोई बदलाव नहीं हुआ, हम आज़ाद नहीं हुए, सब जो का तो है। 1861 में 1857 की क्रांति के बाद हालात काबू करने के लिए 1861 में पुलिस बनाई थी। अच्छा, उससे पहले पुलिस थी नहीं। पुलिस किन्होंने बनाई थी? अंग्रेजों ने। इसलिए बनाई थी, किसी के घर में घुस के कभी भी किसी को गिरफ्तार कर सकते, किसी को लठ मार सकते, किसी का एनकाउंटर कर सकते, किसी को उठा सकते बिना पूछे। इसीलिए ये बोलते, एक निकरवाड़ा, एक हौलदार, एक सिपाही। अगर किसी गांव में घुसता था, पूरे गांव के ताले लग जाते थे, सब घर को अंदर से बंद कर लेते थे। इतना खौफ था अंग्रेजों ने ये चीज बनाई है। अंग्रेजों ने चीज, इनकी सोच ही ना पैदा हो सके जाति की तरफ। जी जी जी। अच्छा, क्या होता है, अंग्रेजों ने जो ये कदम उठाया, उन्होंने इतना डर पैदा कर दिया, किसी को भी उठाओ, किसी को भी टॉर्चर करो, किसी को भी मार दो, बिना पूछे बिना समझे। इसीलिए पुलिस बनाई थी, पुलिस का सहारा लिया था। वही रूप सतलुज में जो दिखाया गया, वहां के डीजीपी साहब ने अपनाया है, सेम पैटर्न पे। किसी को भी उठाओ, किसी का भी एनकाउंटर कर दो, लाशों की गिनती करने वाला, लाशों की इंक्वायरी करने वाला कोई है ही नहीं। अगर कोई होगा उसी को मार देंगे। सुनने में यार, जैसे 4 को पकड़ा, किसी घर धक्के से खाना खिला दिया, उनको भी ऊपर टॉर्चर कर दिया। ये तो होता ही है भाजी, हमेशा होता है। ये तो आप और हमारे साथ भी धक्काशाही होती है, नॉर्मली चीज है। मेरा किसी मुकदमे में नाम आ गया, मेरे परिवार तक को उठा लेंगे आके, धक्काशाही नहीं है ये। लेकिन पुलिस बनाई किस लिए थी? बड़ी चीज तो ये है, अंग्रेजों ने बनाई थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, डराने के लिए। आज वही काम पुलिस अब भी कर रही है, कोई बदलाव नहीं। फिर उन्होंने बनाया जिला रियासत। जिला रियासत, ये जो हमारी रियासतें नहीं होती थी, तो उनके जिले बना दिए उन लोगों ने। जैसे हमारा कैथल, झज्जर है। हाँ, हम बड़े खुश हुए, जिले बना दिए। उसका कारण था, जिले के अंदर बैठा दिया उन्होंने डीसी, बड़ा हुक्म देने वाला, मतलब उसका रीजन हो गया। वे पूरे देश को कंट्रोल कैसे करे, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने प्यादे बैठा दिए। अब जो एक डीसी था, वो पूरे जिले की छानबीन और एरिया का हिसाब किताब रखता था। भाई कौन किसान कितना कमा रहा है, कितना लगान दे सकता है, किसको कितना बेनिफिट हुआ, कोई आवाज उठाने वाला तो नहीं है। मजबूत आदमी कौन है, 2 रुपया का जुगाड़ किसका है, 4 आदमी किसके साथ जुड़े हुए हैं, उस चीज पे तुरंत कंट्रोल किया जाए, इसलिए जिले बनाए गए। जी 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 जी। फिर वे रेल लेके आए। रेल किस लिए लेके आए? रेल इसलिए लेके आए, रेलों में जितनी लूट है, जो माल है, सारा इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा करके उस माल को समुद्र तक पहुंचाया कैसे जाए, समुद्र के वास्ते उसको यूके कैसे पहुंचाया जाए। अच्छा, ये उनके तौर तरीके थे, हमारे नहीं। तरक्की हो रही थी, मतलब तरक्की का रास्ता हमें खोखला कर रहे थे। जी जी पाजी। फिर उन्होंने एक बात सोचो ना, हमारे देश का धन स्विस बैंक में किस लिए रखा जाता है? बैंक तो उन्हीं के हैं, ये बनाया हुआ ही उनका है। ये एक तरीका है। पहले हमारे आदमी क्या करते थे, हमारे आदमी पैसा कमाते, पैसा इकट्ठा करते, सोना चांदी पैसा जेवरात जो कुछ भी होते उसको मिट्टी में गड्ढा खोदते और दबा देते, मटकों में, ताकि लूट ना हो, कोई लूटे ना। क्योंकि पहले चोर आते थे, घर पाड़ लेते थे, भीत पाड़ लेते थे। वे ये तरीका अपनाते थे। अब इस तरीके से ये पता नहीं लगता था कि इसके पास कितना पैसा है, कौन कितना बड़ा जमींदार है, कितने पैसे दबा रहे हैं। इस चीज का हिसाब रखने के लिए बैंक बना दिए कि बैंक में आप लोगों का पैसा सेफ रहेगा। पुराने आदमी कैसे थे? पुराने आदमी एक कार्य करते थे, सारा का सारा पैसा जमा करा दिया, उसके नाम चढ़ गया, इसके पास इतना, इसके पास इतना। उसका यूज कौन करता था? अंग्रेज। वो कैसे करते थे? आपने एक बार पैसा डलवा दिया, तो गांव में आज भी रूल है, ऐसे आदमी लाख रुपए किसी ने डलवा दिए, किसी दादा ने, हो सकता है पोता ही निकाले, दादा तो निकालेगा नहीं। तो वो ऐसे करके उन आदमियों का बैंक इसलिए बनाए गए थे कि हमें पता लग सके एग्जैक्ट पैसे हैं कितने, लेखा जोखा करने के लिए वो बैंक बनाए थे। फिर उन्होंने कुछ बैंक ऐसे बना दिए जिन बैंकों में आपको हिसाब ही नहीं देना, आपके पास कितना भी पैसा हो, जैसे स्विस बैंक, और कोड के हिसाब से चलता, साइलेंट कोड के हिसाब से। तो हमारे को लूटने के लिए सारा स्कैंडल और जाल बिछाया गया था। वो जाल अंग्रेज चले गए 47 में, 45 में जान लग रहे थे,
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाने लग रहे थे वो तो 45 में, रोके थे हमारे नेता मंत्रियों ने। तो पूरा कानून बना दो हमारे लिए। बोले रुको, कहाँ जा रहे हो, यहाँ लोग लड़ लड़ मर जाएंगे, हमें कुर्सियां कैसे मिलेंगी, हमें पहले समझाओ पैटर्न क्या है, काम कैसे करना है। वो पैटर्न बनाया, वो पैटर्न समझाया, उस पैटर्न के माध्यम से देश चलाना है। बहुत बड़े बड़े नेता थे जिनको मतलब जो समय से पहले ही सिस्टम पूरा बना के दे के जाओ, खत्म कर दिए गए। कहते होंगे सिस्टम पूरा बना के दे के जाओ, ऐसे ऐसे कैसे जा रहे हो। तो उन्होंने जो पैटर्न सेट किया उसी पैटर्न पे आज तक देश चल रहा है। पैटर्न ने किया क्या है, ये हमारी सरकारों ने किया क्या है, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना फर्क है, उनका लूटने का तरीका इनसे अच्छा था, ये सत्य है। वो जब ये देते थे, किसी को सजा देते थे, जाति धर्म देख के नहीं देते थे, सजा बराबर देते थे, एक समान देते थे, ये उनकी खासियत थी। पुराने बुजुर्गों से किसी से पूछ लेना, एक बात कहेंगे, राज हो अंग्रेजा जैसा। रेल का टाइम 9 बजे का था तो 9 बजे ही रेल आती थी, 9 बज के 1 मिनट पे नहीं। अपनी रेल हो सकती 2 दिन बाद आए और ना भी आए, कैंसिल भी हो जाए, इस तरह ही है। मानते हो। उनकी बनाई हुई बिल्डिंगें आज भी ऐसे की तैसी जो कि तो खड़ी हैं। यहाँ आज पुल बनाते हैं, कल उद्घाटन करते हैं, परसों गिर जाता है, सरिया नहीं पाता कहीं हमें तो पता होगा ना। तो पाजी इनसे तो काफी अच्छे, कई गुना अच्छे अंग्रेज थे। तो काम तो जो करके मजबूती का करके गए। फर्क एक हो गया ना, ये अंग्रेजों के नीचे रह के काम सीखते थे, साहब क्या कर रहे हैं। जिनके बुजुर्ग वहां गुलामी करते थे, जूतियां निकाल के जिनके पास खड़े रहते थे, जो पंखा करते थे। अब मैं अफसर हूं अंग्रेजी और मेरे को जाना है, मेरे पास पंखा कौन कर रहा है, हाँ भाई सतनाम तू कर रहा है, मैं तो जा रहा हूं, संभाल लेगा इस जिले को। यहाँ का मालिक सतनाम हो गया। अच्छा। सतनाम को जनता मालिक क्यों मानने लगी, क्योंकि कमांड क्योंकि अंग्रेजी अधिकारी के पास वो रहता था, दोस्त किसकी थी, हमारे आदमियों को डराने कौन जाता था, बीच में हमारा ही तो आदमी जाता था। अंग्रेज आए कितने थे, तो वही तो बताते थे ना भाई, वहाँ जनाब यहाँ ऐसे काम ऐसे शुरू में सैकड़ों अंग्रेज आए थे। जब इन्होंने पहली लड़ाई अपनी लड़ी 3000 अंग्रेज थे, उनको पता भी कंट्रोल करके सिस्टम आगे यही काम कर देंगे। 3000 अंग्रेजों ने काम किया। जब पहली लड़ाई जो लड़ी, प्लासी का युद्ध, बक्सर के जो युद्ध हुए थे, उनको अगर आप पढ़ोगे, हमारे जो वहां के राजा थे जिनकी लाख लाख आदमियों की सेना थी, उनके बीच के जो उनके सेनापति थे, उन आदमियों को खरीद लिया और उन्हीं पे हमला करवा दिया सेना के बीच से। 3000 तो खड़े हो गए देख रहे थे। राजा को जब बंदी बनाया, बड़ा जुगाड़ना है भाई सारा गोरे में। 1757 में जब राजा को बंदी बनाया गया, बंदी बना के बंगाल के अंदर घुमाया गया ना, जब एक अंग्रेजी अधिकारी ने अपनी किताब में लिख रखा है, उस राजा को देख के जितने आदमी तालियां बजा रहे थे, अगर वो एक एक पत्थर उठा के हमारे पे फेंक देते, अंग्रेज नाम की चिड़िया भी नहीं होनी थी। खुद लिख के गए हैं ये चीज़। उन्हीं के राजा को जब हम बंदी बना रहे थे तो वो तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। अपने अपने के खिलाफ खड़े कर दिए। ऐसा काम था। एक कर्नल नील थे अंग्रेजी अधिकारी, उन्होंने एक बात रखी है, लिखी है अपनी डायरी में, मेरी जहाँ जहाँ ड्यूटी रही, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, आगरा, मेरा हर रोज का नियम था, मैं हर रोज एक हिंदू लड़की का बलात्कार करता था। मेरे को हर रोज नहीं एक हिंदुस्तान की लड़की, हिंदू लड़की नहीं, हिंदुस्तान की लड़की हो कोई भी, डेली चाहिए। फिर उन्होंने एक कानून बनाया था ताकि हम फंसे ना अपने लिए ही। अगर किसी का बलात्कार होता है वो मुकदमा दर्ज करा सकती है, लेकिन उसको मुकदमा दर्ज कराने के लिए ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। पहली बात तो किसी की औकात ही नहीं थी किसी सिपाही से आंखें मिलाने की, तो वो मुकदमा कहाँ दर्ज कराएगी, कैसे कराएगी। उनकी बातें ना सुनी जाए, वो वहाँ तक ना पहुँचे, इसीलिए उन लोगों ने अपने फायदे, अपने बेनिफिट के लिए वे कानून बनाए थे। आज भी वही कानून चल रहे हैं। धारा 376 के दौरान मुकदमा दर्ज हो जाता है, अपराधी को पकड़ लिया जाता है, अपराधी दाल पी के जेल में आराम से रोटियां तोड़ता है और वहां से अपने परिवार को बोल देता, सालों को या तो मार दो या धमका दो या पंचायती तौर पे दबाव बनाओ और मेरा राजीनामा करवाओ। उस लड़की के साथ राजीनामा करवाया जाता है, 2 महीने बाद वो फिर बाहर आ जाता है। मतलब छोड़ो यार, लेके पैसे पासे करो जी, 2-4-5 लाख रुपए में इधर करके मतलब अगर बलात्कारी को ऑन द स्पॉट फांसी दे दी जाए, गोली मार दी जाए, तुरंत मार दिया जाए, क्या कोई बलात्कारी बचेगा इस देश में? बलात्कारी तो सरकार चला रही है आज के टाइम। बड़ी चीज तो ये है, बलात्कारियों को हम लोगों ने कुछों ने गुरु बना रखा है। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो बलात्कारी हैं, साबित हो चुके हैं आरोप,
उनको हम पूजते हैं, जेलों के बाहर जा जाके उनके सामने घुटने टेकते हैं, मत्था टेकते हैं। साला इससे मूर्ख दुनिया तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। हमें काम करना हमारी नस्लों पे, हमारी नस्लें मिट्टी में मिल रही है। मैं इसीलिए पंजाब की बात करता हूं क्योंकि मेरे दादाजी जो थे, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग थे, मेरे दादाजी का मतलब आपके दादा, हमारे पूर्वज, माता 2 ही पीढ़ी पहले की बात है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म तो पंजाब में ही हुआ था, हरियाणा तो बाद में बना है। उस टाइम पंजाबी था ना, तो हमारा अपना पंजाबी तो है। हमारे पंजाब को तोड़ा गया तो हम अपनी मतलब कल्चर की, अपने पंजाब की, अपने पूर्वजों की बातें भी ना करें क्या? कुर्बानियां दी हैं हमारे पूर्वजों ने। अगर उस इतिहास के लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते तो आप शून्य हो, आप जीरो हो। दूसरी बात, मैं हरियाणा और पंजाब से एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। ताकतवर आदमियों की सबसे बड़ी एक कमी रही है, वो आपस में लड़ते हैं, सरकार से नहीं लड़ते। ठीक है, आपस में लड़के मिट्टी में मिल जाओगे। सर छोटूराम जी ने भी एक बात की थी कि हमारे लोग ताकतवर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लड़ना किसके साथ, इसलिए वो आपस में लड़ लेते हैं और आपस में लड़के ही खत्म होते जा रहे हैं। जात पात धर्म मजहब इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। जात पात धर्म की बात लेके आने वाला कौन है? फूट डालो राज करो की बात लेके आने वाला कौन है? अंग्रेज। ये इसके अंदर कैटेगरी बनाने वाले भी इसके अंदर भी एक कार्य था। अंग्रेजों ने जब भारत के अंदर आए तो उन्होंने काम किया, जितने भी पढ़े लिखे हमारे इंसान थे हिंदुस्तान के, उन सबको इकट्ठा करके एक टेस्ट लिया था। आदमी का नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, काफी इंटेलिजेंट था अपने इंडिया का। तो उन्होंने इकट्ठा करके उन्होंने एक बात की, आप लोगों के पास 3 घंटे का समय है। हमने अगर किसी देश पर राज करना हो तो सबसे जल्दी कैसे राज कर सकते हैं, इस बारे में लिखो। ठीक है, हमारे भारत का ही था एक आदमी, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा, उसने 30 सेकंड लगाए, लो जी फूट। वो बोला मूर्ख, 3 घंटे का टाइम है, नोला जरूरत ही नहीं है। बोला इसका चेक करो इसने क्या लिखा। उसने लिखा था फूट डालो राज करो। उसको पढ़ा, दिमाग में वो चीज घर कर गई। फिर दिल में एक बात और आई, जब इसने इतनी बड़ी बात बता दी तो इसकी काट भी यही बता सकता। उसको तुरंत मरवा दिया, इसको मारो पहले। उसको मार के तोड़ भी इसके पास ही है। इस तरीके को अपनाओ, फूट डालो राज करो का तरीका अपनाया गया। उसका कारण था अंडमान निकोबार नाम की जगह सुनी होगी, काला पानी। काला पानी के अंदर जेल बनाई थी। अंग्रेजों ने बड़ी होशियारी से राज किया है। जेल के अंदर नहीं पता हो आपको, सबसे पहले तो 2 रसोई थी। ठीक है, एक में मुस्लिमों का खाना बनता था, एक में हिंदुओं का। बांट दिया ना, वहीं से बांट दिया। अब वहां बांट दिया इन लोगों ने। अब इन लोगों ने क्या खेल किया है, वहां एक और खेल कर दिया। यहां से जब सजा होती थी, काला पानी जाते थे। उसको काला पानी क्यों कहा जाता है? जो हमारा हिंदू धर्म है उसके अंदर कुछ रूल हैं। ठीक है, उस तरफ का जो समुंदर है, उनका मानना यह है अगर कोई समुंदर में उतर गया, समुद्र में पार कर गया, वहां जो बड़े बड़े मंदिर है ना, ये अपने साउथ साइड, उस पानी में जाने वाले एक भी आदमी को ओरिजिनल हिंदू नहीं माना जाता। उन मंदिरों के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, ये पानी लंघ लिया आपने, आप दूषित हो चुके हो। तो क्या करते थे, काला पानी की सजा इसलिए दी गई थी, जितने हिंदू हैं उनको जब पकड़ के लेके जाते वो उस काले पानी से होके गुजरना पड़ता। समाज के अंदर उनका बहिष्कार हो जाता, उनकी इज्जत नहीं रहती, ये हिंदू नहीं रहा। अच्छा, वो बहिष्कार करने के लिए काला पानी की सजा बनाई गई थी। मेन जो पर्पज था, धार्मिक तोड़ो इनको। अब वहां ले गए, अब वहां चले गए, हिंदुओं ने उनको नकार दिया। ये खत्म आदमी यार, ये क्या आदमी हुआ। वहां गए तो वहां जाके पता लगता साला मुस्लिमों ने भी नकार दिया, क्योंकि रसोई अलग अलग बना रखी। हो गया ना भेदभाव। अब वे देश से कट ऑफ हो गए, उनको पता ही नहीं देश में क्या चल रहा है। उनकी तो लड़ाई वही होगी आपस में, वही बना दिया। भेदभाव की दुनिया से नजरों से देखने लग गए। ये जो भेदभाव है ना, इसी नजरों से आज के टाइम की सरकार और नेता देखते हैं। नेता ये नहीं देखता मेरी विधानसभा में, मेरी लोकसभा में मैंने काम क्या करना है, वो आंकड़ा निकालता है किसको कैसे लड़ाया जाए, वो टोटल कितने लाख हैं, उसमें से परसेंटेज किसकी ज्यादा है, कौन सी बरादरी की ज्यादा है। अगर जिस बरादरी की ज्यादा परसेंटेज है, इसी का कैंडिडेट खड़ा है, तो बाकी अन्य जातियों को तोड़ के इनको टारगेट करना, गालियां देना शुरू कर दो और इन्हीं की जाति का एक कैंडिडेट और उठा दो,
ताकि इनमें आपस में फूट पड़ जाए, वोट बैंक कम हो जाए। वोट बैंक कम हो जाए। यही तरीका सरकार अपना रही। सरकार काम कहां कर रही है? मैं गारंटी देता हूं, जितने टाइम से सरकार आई है, 2014 में आई होगी, 12 साल हो गए 12 साल की सरकार में ये लोग 2-4 बातें बता सकते हैं। धारा 370 तोड़ी और राम मंदिर बना दिया, ये इस टाइप की बातें बना सकते हैं। मैं ये कहता हूं, समाज से इन चीजों को बेनिफिट क्या हुआ वो बताओ। अब पीछे से खबर आई थी, चोरी का मामला था ना, अब भी चल रहा है। तो वो कह रहे थे कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, मामला तो वो था जब राम मंदिर तोड़ा गया था। ओ पाजी, इसको भी छोड़ो। ऐसे ऐसे मूर्ख हैं साले, जिनके पास शकल ना, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। हमारा मंदिर, हमारे चोर हैं, चोरी हमारों ने की, उनको जरूरत थी उन्होंने कर ली, तुम्हें क्या दिक्कत? बताओ क्या जवाब दोगे? ऐसे अनपढ़ होगा। ये तो ऐसे तो फिर ये भी बोल दो, हमारी बहन, बलात्कार करने वाले हमारे अपने, तुम कौन हो? तो फर्क क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? यही तो समझदारी की फर्क है। बड़ी चीज समझो भाई, मंदिर मस्जिद को छोड़ दो, काम की बात ये बताओ, देहात के अंदर, समाज के अंदर किसानों के लिए क्या किया, जवानों के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया? ये होते हैं काम। कोई ऐसी चीज बता दो कि देश 12 साल में हमारा कहां, कौन सी फील्ड में, कौन सी लाइन में आगे गया है। हरियाणा पंजाब मेरे हिसाब से लड़ाका होगा, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, एथलीट होंगे। सोच के देखो, जब हमारा हरियाणा पंजाब तो स्पोर्ट्स का हब है, और जो स्पोर्ट्स का सबसे ज्यादा फायदा वो गुजरात को दिया जा रहा है। किस लिए? गुजरात में तो ऐसे भी नहीं है नाखून कटा के शहीद होने वाले। मेरे को आज तक आप इस सरहद के ऊपर जान देने वाला एक आदमी बता दो, गुजराती आदमी फौज में ही बता दो, मिलेगा आपको। पर पता किस लाइन में? कलरक, ऑफिशियल। अच्छा, बॉर्डर पे नहीं मिलेगा। ना पाजी, हम लड़ाके नहीं है। देश को बचाने वाले ये लोग, देश को खवाने वाले नहीं, ये लोग नहीं, बचाने वाले नहीं है। नहीं, इसकी बात करो हरियाणा पंजाब की कह रहा हूं, बचाने वाले नहीं। हाँ। अंधे लोग हैं बेचारे, इनको कहीं भी ले जाके कुर्बानियां करवा देने वाले हैं। ये बलि का बकरा मरवाया जाता है इनको बार बार चुनाव के नाम पे। भाजी जो चुनाव आंदा है, कैंਡੀਡੇਟ खड़ा होंदा है, मत दा दान दा मतलब की होंदा भी अपनी मत का दान करना, मत मारी का बाजी जबरदस्ती ले लेते हैं वोट। आपकी वोट की जरूरत ही नहीं इनको, वोट डालो, कोई भी बटन दबाओ, इन्हीं के पास जाएगी। इनका प्रोपेगेंडा है जो आपको समझना पड़ेगा। चुनाव जो होता है, चुनाव के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? सपोज करो अब पंजाब में चुनाव होगा, सबसे पहले तो जितनी विधानसभाएं होंगी उस पर 4-4, 5-5 हजार बाहर के आदमियों की वोट बन जाएंगी। नई वे 5,000 जो वोट बनेंगी पर सीट से, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है वो। वे 5 की 5,000 इनकी खुद की अपनी पड़ेंगी, मिल गई 5। पार्टी जो है, पार्टी के साथ 10,000 वोट तो होती होंगी। हाँ, इतनी तो मान लो। जो अच्छा लीडर होगा, पुराना लीडर होगा, किसी ने काम कर करे होंगे, नहीं, पार्टी की मान लो। जैसे कि बीजेपी है, अब पंजाब से चुनाव लड़ेगी, एक सीट से 10,000 वोट तो होंगी, क्योंकि पूरे देश में राज है, नॉर्मल बात है। 10,000 वो 10,000 प्लस 5 15,000 होगी। अब 15,000 वोटों से अलग शुरू करते हैं, शुरुआत कर दी इन्होंने। अब ये क्या करते हैं, अगली जो चीज है, ये अगला अटैक करेंगे जाति के तौर पे। अब जिस जाति को टारगेट करेंगे उसके जो खिलाफत वाली होगी, 10,000 वोट वो भी दे जाएगी। हाँ, दे पक्ष विपक्ष जो बनाएंगे ये 25,000 वोट होगी। अब 25,000 वोट से इनको सामने वाला जो आदमी है वो नहीं आ रहा, उनके बीच में 2 बंदे और खड़े कर देंगे। ये किस बरादरी की कौन सी? इनकी लाइन लंबी नहीं होगी तो अगले की लाइन को काट देंगे। बनगी इनकी पेट वोट रहेगी। ठीक है। इसके बाद आती है मशीन। हाँ, जो ऐसे आदमी हैं जिनकी 2-2, 5-5 हजार वोट होती है, निर्दलीय जो चुनाव लड़ते हैं, उन सब की वोटों को अपनी तरफ खींच लेंगे। बटन किसी का दबाव, वोट इनकी जाएगी। मेन पार्टी वाले को ना छेड़ेंगे, उनको बाकियों को खा जाएंगे। कई बार नोटा वोट भी आप हिसाब लाइए 1,000-2,000 तो वैसे वो भी निकल जाती है। बिल्कुल निकलती पाजी। अब हम सोचते हैं साला बीजेपी को हम पसंद नहीं करते, बीजेपी को हमने वोट भी नहीं दिया और बीजेपी जीत भी गई। अच्छा, एक सीट से, और मैं अपने चुनाव में नहीं लड़ा, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। 10 से 12,000 वोट हर सीट पे बिकाऊ होती है। अच्छा, उनको एक कैश नगद खींच लेते हैं। ठीक है, ये फड़ भाई तेरे पैसे, हाँ, तेरी वोट मारी है।
वे वोट कहाँ जाएंगी? 25,000 से सीधा 10-12,000 वोट हो, 35-37,000 वोट होगी, और 35-40,000 में विधायक बढ़ जाता है। इतना ही संघर्ष करना है इनको, जोड़ तोड़ करना कुल मिला के। अब आप एक बात सोचो, जब पैसा देके पंजाब के चुनाव में मान लो इन लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए लगा दिए, 20,000 करोड़ में इन्होंने सरकार बना ली, ऐसी तैसी करी इन्होंने पंजाब की, पंजाब का वो करेंगे नहीं, भला करेंगे? भला किस चीज का करेंगे? भला अपना करेंगे, अपनी जेब भरेंगे। बाढ़ आई थी पंजाब में, पता है आपको? मैं उस बाढ़ के अंदर ही था, मदद भी करके आया था, गए भी थे। सुनने में आता है, पता लगता है, वीडियो वायरल होती जिन तरीकों से। बाढ़ जानबूझ के लेके आई थे किसानों को मारने के लिए, पता होगा। पहले पानी को स्टोर किया गया, फिर एकदम से खोल दिया। बारिश के कारण बाढ़ थोड़ी आई थी नहीं, और नदियों के कारण पंजाब में बाढ़ आनी नहीं चाहिए। उसका कारण है पता है क्यों? अगर कंटिन्यूटी में नदियां चली रहती हैं, आज तक बाढ़ नहीं आई, तो अब कैसे अचानक से आ गई? एक तरीका था, क्योंकि पाकिस्तान को मार रहे थे, साथ में पंजाब को भी मार रहे थे। असलियत बात तो यही, हमारे को पाकिस्तानी समझते हैं। रहन सहन, खान पान, चलन और हमारा जो लड़ने का तरीका है, उसी से लोग खपा है। देश के अंदर सरकार ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। पाजी, लोगों की बुद्धि पे इतना भारी पत्थर पड़ा हुआ है, इनकी आंखें खुलेगी तब हम 100 साल पीछे चले जाएंगे। जैसे आपने मेरे को सपोज करो पाकिस्तान से, आप कहते मैं पाकिस्तान हूँ, मगर आपने आज बात की मेरे बुजुर्ग भी पंजाब के थे। आप उस इतिहास के नजरिए से देखते हो तो इक्वलिटी की बात आती है। अगर आज के यूथ के साथ देखते हो तो शायद आपकी सोच बदल जाती। आप पाकिस्तान से होते ना पाजी, सपोज करो आप पाकिस्तान से ही हो, मैं आपका वेलकम करता, क्योंकि मैं इंडिया को प्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको नीचा नहीं दिखाता, आपकी जितनी हो सके उतनी इज्जत और सम्मान करता, ताकि आप वहां पे जाके पाकिस्तान के अंदर ये बताओ, आप हर शिकारा को नहीं जानोगे, वहां जाके ये बताओगे यार हिंदुस्तानी आदमी बड़ी इज्जतदार है। आप जैसे सोचते हो वैसे है नहीं जी, हमें प्रेजेंट करना पड़ता अपने देश को। आप एक बात नहीं सोचते, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनके दादा भी त्यागी थे, हिंदू थे, कन्वर्ट हुए हैं। दूसरी बात, उनकी जो बेटियां हैं, मतलब जो उनकी पीढ़ियां चली हुई हैं, पोते नाती जितने भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो बिजनेस कर रहे हैं सब। भाई जब उनसे इतनी नफरत है तो वो बिजनेस यहाँ किस लेवल पे कर रहे हैं? मोदी साहब बिना बताए अगर पाकिस्तान में जहाज उतार देते हैं, वहां के वजीर आजम की माताजी का जन्मदिन मनाने चले जाते हैं, उस चीज को तो एक अच्छा कार्य माना जाता है। ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान से जो वजीर आजम थे वहां के दोस्ती करके उद्घाटन करते हैं, अगर एक गुरुद्वारे का गेट खुलवा देते हैं हिंदुस्तान के लिए, उसको आप सिद्धू को आतंकवादी मानते हो? मतलब जो विरोध उस टाइम पे उनका हुआ, जो हालात उनके हुए, मेरे को ये लगा दुनिया खत्म है। खुल के बेचारे बोल नहीं सकते, पर उनका भी वही हाल हो गया, काउंट बंद हो गए, सारा सिस्टम उनका रोक लगा दिया, एक बार कपिल शर्मा की कुर्सी से भी हटा दिया, और लंबे टाइम तक। हम अपनी बात करते हो तो बड़े लोग हो गए, हमें जो गालियां मिलती हैं, हमें बोला जाता है तो सारा मुसलमान है, मुसलमानों की औलाद है, मुसलमानों से पैदा हुआ है। मतलब यार क्यों, कौन सी ऐसी बातें आ गई कि ये चीजें बीच में आनी पड़ रही है? मैंने आपका एक बात और भी सुनी थी, कहते भी जब किसी के ब्लड ग्रुप मांगते हैं ਆਪਾਂ, यार औखा हो गया यार ब्लड, उदो कहता ऐसे धर्म नहीं देखते, तो कहते भी जान बाज। मैं एक बात कहता हूँ, फिर आप जातियों में ही बटते हो तो इस लेवल पे बटो। जब आदमी को हार्ट अटैक आता है ना, वहां जाके लंबा लेटता, मौत नजदीक दिखती है, एक ही बात कहता हूँ, पाजी जान बचा लो। सालों पहले ये पूछो तेरी जाति क्या डॉक्टर, तू मेरी जाति का तो मेरा इलाज कर, वरना मत कर, तब मानूंगा मैं आप लोगों को मर्द। और फिर वहीं बैठ के ये बोले, ये बता तेरी जाति क्या, मेरी जाति का है तो तेरा ब्लड लूंगा, तेरा खून लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तब मानते हम। अपनी जाति के आदमी से धंधा कर, व्यापार कर, अपनी जाति के आदमी से काम चला, दाढ़ी अपनी जाति के आदमी से बनवा, बाल अपनी जाति के आदमी से कटवा, अपनी जाति के आदमी से मतलब अपने जीवन को जी के दे। कोई भी नहीं जी सकता पाजी, मतलब पंगा लेना तो उसकी एंड तक जाना, एंड तक जा, तभी पता लगेगा। देखो पाजी एक बात है, सच्चाई तो ये हम सब सीख है। सीख है कौन? सीखने वाला, शिष्य। हाँ,
सीखते रहना। आज मैंने आपके कुछ सीखा है, आपसे मैं सीख रहा हूँ। हाँ, ये है सीख। बस यही सीख है, हम सब सीख है। सीख का मतलब होता है शिष्य, और शिष्य किसको कहा जाता है? जो सीखने वाला हो। सब सीखने को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। उस ग्रंथ के सामने सारा इक्वलिटी की बात है, सीखते रहना। लेकिन बात क्या है पाजी, एक और गहरी बात मेरा करने का दिल कर रहा है आपसे, करो जी। हो सकता है गलत हो ये। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बार देखा होगा, मेरी झड़प हो जाती है इन बातों पे। तो खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है। मैं बोला खालिस्तानी कहाँ से है? बोले खालिस्तानी नहीं है तो कनाडा में या बाहर देश अमेरिका में या कहीं और, बोले हिंदुस्तान के झंडे क्यों जलाते हैं और वहां पे नारे क्यों लगाते हैं, प्रदर्शन क्यों करते हैं, और ऐसे ऐसे इंडिया के झंडे को, फ्लैग को पाड़ते हैं, मोदी को गालियां देते क्यों करते हैं? मैं बोला एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हिंदू तो हम भी हैं, लेकिन हिंदू हमें मानना नहीं जाता। हिंदू किसको मानते हैं? जो आरएसएस की विचारधारा वाला हो, उसको फिलोसफी को चले। आरएसएस वाले वे अपने आप को हिंदू मानते, हमारे को नहीं मानते। सेम जैसे कि हिंदुओं के अंदर हिंदुओं का विनाश करने के लिए आरएसएस बनाई गई है ना, ऐसे ही वे जो आदमी जो खालिस्तानी अपने आप को बोल के और तिरंग ये झंडे पाड़ते हैं, वे सरकार के वही आदमी है, वो उनका आरएसएस है। मूवमेंट वो छेड़ते हैं ना, वो उनका आरएसएस है। वे आदमी हैं जो आरएसएस हमारे बीच में बैठ के हमारा विनाश कर रहा है। वे पगड़ी बांध के ऐसे सिखों का विनाश करने का काम करते हैं, जो मूवमेंट को जब बढ़ावा देते हैं। सरकार को यहाँ से उनको आदेश मिलेगा ना, कोई बड़ा ड्रामा कर दो क्रिएट, वो उसी टाइम झंडे लेके निकल देते हैं, झंडे पाड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने जब मैं इंग्लैंड में था ना भाई जी, मैंने इन चैनलों के अंदर काम किया है। वो लोग टीवी के ऊपर पूरा ऐसे बोलते थे, कुछ जब उनके खाते डिटेल देखी ना मैंने, पैसा तो सारा इधर से आ रहा है। ओ पाजी ये बात तो ऐसी है, हमारे को भी ये बोलते चंदे से घर बना दिया। ओ नहीं, चंदे से घर चल रहा है। वो मतलब देखे उन लोगों के खाते में पैसा सरकार का आ रहा है। मैं यार मामला गड़बड़ है, तो यहाँ बैठे 200 घर बढ़ रहे हैं इनके, इनको कोई टेंशन नहीं है, लड़ा रहे हैं आपस में। लोगों की हालत देख के इतना दिल भर गया पाजी। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी, मतलब ये चीजें देख के इतनी आत्मा भर गई है। भाई ये सरकार ने सिरे तक कब लाता है, एंड तक, मतलब जड़ पटती है, उनका बस नहीं चलता। घर के अंदर 4 लोगों की भी बरादरी बना दे। यही हो रखा है भाजी, यही हो रखा है। मतलब कि आत्मा ऐसी भर गई है, साला घर के बाहर बंदा मरिया पड़ा हो ना, ये फीलिंग आने लगी, मरिया रहने देना। दुनिया बड़ी बड़ी, हमें क्या लेना देना। आज घर के अंदर भी अगर 4 बंदे ने वोट डालनी है ना भाजी, उनकी भी आपस में विचार चर्चा जरूर होती है। ये तो पहले टाइम बुजुर्ग कहते था इसे यहाँ वोट पड़नी, तो यहाँ वोट पड़नी चाहिए। हमारी राजनीति हमारे घर से ही तो चलती है। हमारी राजनीति कैसे चलती है? मेरा खुद का काका क्या बोलेगा, मेरा खुद का भाई क्या बोलेगा, वो किसकी वोट दोगे? बोला पहले ये देखे हमारा भाई किसकी साइड जाएगा। तुम्हारा भाई तो बीजेपी की साइड है, फिर हम कांग्रेस की देंगे। वो क्यों? हमें तो अपना भाई हराना है, उनसे कोई मतलब नहीं। घर के अंदर ये सरपंची से काम शुरू हो जाओ, मेंबरी पंचायत में शुरू हो जाता है भाजी। अच्छा, सबसे बड़ा नाश किसने कर रखा है राजनीति में? मेरा जो मतलब मैंने खुद का रिसर्च किया है, सबसे बड़ा जो मतलब राजनीति में उल्ट फेर होता है, वो होता है ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं ना सरपंची के, उनसे। सोच के देखो, एक सरपंच बन गया, 2 हारे भी हैं, तभी बना होगा, 2 या 3 तो हारे भी होंगे। जो 2-3 हारने वाले हैं ना, हारने के बाद उन लोगों का एक मत हो जाएगा। जीतने वाला जो आदमी है उसकी मजबूरी हो जाएगी, ग्रांट लेने के चक्कर में वो सरकार के साथ चला जाएगा, और हारने वाले लोग विपक्ष के साथ चले जाएं, क्योंकि उसके एंटी चलना उन लोगों को। बिल्कुल ठीक है। अब जो भी पार्टी है उनको बनाया कैडर मिल गया, क्योंकि उधर सरपंच उधर विपक्ष। अच्छा, अब क्या करेंगे? वहां से हो जाएगी गंदी राजनीति शुरू। हाँ बिल्कुल। सरपंच गांव के बंदों को कोई सीआईए में तोड़वा देगा, किसी को उठवा देगा, जो उसकी सपोर्ट के बंदे होंगे। अब वो उसके बंदों को टॉर्चर करवाएगा। गांव के गांव में एक दूसरे की दुश्मनी फैल जाएगी, गांव के गांव में आपस में गुट हो जाएंगे, 2 गुट हो जाएंगे, 2 गुट 2 मंदिर बन जाएंगे, 2 गुरुद्वारे बन जाएंगे। जी 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 जी। और पार्टियों को फ्री में मुफ्त में वोट बैंक मिल जाता है। बड़ा लीडर को बुलाएगा धक्के से, जिला पार्षद को या एमएलए को, उसी की जगह
तो ये जो हालात है ना, ये जो सरपंची का चुनाव होता है, इसलिए बवाल ये है। मैं तो ये चाहता हूँ सरपंची सर्वसहमति से होनी चाहिए, और हर गांव के अंदर। आप लोगों में हमारे में भी थोड़ा फर्क है पाजी। वो कैसे जी? आप लोगों की एक संगत है, आप लोगों का रब एक है, ठीक है, गुरुद्वारा, गुरु के द्वार, वहीं जाके आप सब कुछ मानते हो। हमारे में दिक्कत एक है ना, हमारे में तो भगवान देवी देवता भी तो 36 करोड़ है। एक ने हनुमान का मंदिर बना दिया तो दूसरे ने शिव जी का बनाना, तीसरे ने शेरावाली का बनाना, चौथे ने और किसी का बनाना है। समाप्ति नहीं होंगे, इतने देवी देवता बना रखे हैं। अब जो देवी देवता इतने हैं, उनके कारण आपस में लोगों के अंदर पटत हो जाती है। उस मोहल्ले ने अगर इस भगवान का मंदिर बनाया, दूसरा मोहल्ला दूसरे भगवान का मंदिर बनाएगा, उस मंदिर में वे आदमी नहीं जाएंगे, उस मंदिर में वे आदमी नहीं जाएंगे। सही बात। तो फिर एकता कहां से होगी? वही सिस्टम शुरू हो गया। फिर बात आ गई इनमें से, हिंदुओं में से दलितों की। दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं देंगे, तुम्हारे लिए मंदिर है ही नहीं, मंदिर दूषित हो जाएगा। फिर तो इससे बड़े तो दलित हुए। मंदिर, एक बारी एक चमार का लड़का, हमारे अपने चमार परिवार का लड़का, एक उसमें घुस गया मंदिर में। उस मंदिर को गंगा जल से साफ करवाया जा रहा है। अच्छा ही? हाँ हाँ, मैं बोला तुम्हारे से बड़ा तो फिर ये चमार भगवान है, जिसके कारण पूरा मंदिर गंगा जल से साफ किया गया। असली भगवान तो ये हुआ। अब बात क्या है, ये जो छुआछूत है ना हमारे में, आपको एक बात बताता हूं हमारे कल्चर की, शमशान भी अलग अलग है पाजी। मैंने भी देखा। राजस्थान के अंदर तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर कोई दलित बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गया, उसको भी उस गांव के शमशान में चिता तक नहीं देते। तो आज भी ऐसे हैं सीमन में? आज भी गर्व की बात होनी चाहिए, हमारे गांव का बेटा शहीद हुआ है, उसको छाती से लाना चाहिए, उसका शमशान में घुसने भी नहीं देंगे। इसका अंतिम संस्कार कहां करें? अपनी जगह पे करो, ले जाए। मेरे नानके गांव में ना एक, जैसे अपना रविदासी चमार बोलते हैं उनका, मैं कहा यार मौत हो गई थी मेरी नानी के पीछे, मैं यार पास पड़ता है यहाँ संस्कार कर लो। ना ना, ये चमारों का है। मैं कहा इसमें क्या होगा, मतलब चमारों का वहां भी फूकना यहाँ भी फूकना, जाना तो ऊपर ही है, जो तो एक ही है। नहीं नहीं, वहां नहीं करना अपने, वो चमारों का। ओ पाजी, बाकी बातों को छोड़ो, आप एक ये बात मैं बताता हूँ, इसी चीज पे अंग्रेज ही इस बात के कारण गए हैं, जातिवाद के कारण है। इस बात का भी एक बड़ा बखेड़ा होया था। वो किस तरह जी? ये अभी बताता हूं, पहले आप एक बात को समझो। तो हम एक मंदिर में इकट्ठे नहीं होते तो हमारी सोच एक नहीं होती, हमारी सोच एक नहीं होती तो हमारे अलग 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 विपक्ष हो जाते हैं। इसीलिए आप हमारे से आगे हो। एक बारी वो गुरुद्वारे को साफ करने के लिए जब वो त्रासदी हुई थी, 6 महीने का टाइम दिया था, जो वहां के जितनी भी टीम होगी आर्किटेक्चरों ने, उन्हें 6 महीने से पहले मंदिर वो नहीं हो सकता, गुरुद्वारा वो नहीं हो सकता। सिख तुरंत घुस गए, 24 घंटे के अंदर वो काम करके दिखा दिया जो 6 महीने में होना था। हाँ। कोई भी कहीं भी इस धरती पे कोई भी आपदा आए, कोई मिले ना मिले, सरदार आपको जरूर मिलेगा सबसे आगे। उसका रीजन है ना, उनमें एकता है। गुरुद्वारे के अंदर लाखों आदमियों का डेली भोजन बनता है, किसी मंदिर में तो नहीं बनता। अगर कोई ये कहता है मंदिर की भी सफाई करनी है तो वही पहुंच जाएंगे पाजी, आप पहुंच सकते हो, हम नहीं। मतलब हिंदू नहीं पहुंचेगा। ये तो सिक्की की मैं ये कह रहा हूं, आप लोग सीखने वाले हो, आप काम करके संतुष्ट होते हो, खुश होते हो। हम फॉर्मेलिटी करके खुश होते हैं। सिंह की तो ये भी बात कहते हैं पाजी, जब वो तीर चलाते थे, तीर जब दुश्मन को तीर मारते थे, उसके आगे 1 ग्राम सोना, ये 10 ग्राम सोना लगता था। वो सोना इस मारे लगाया जाता था, जिसको तीर लगे अगर वो घायल हो गया तो उस सोने से अपना इलाज करा सके। अगर उसकी मृत्यु होगी तो उस सोने को बेच के शमशान में उसकी लकड़ी आके उसका अंतिम संस्कार हो सके। कहाँ इनकी बराबरी करोगे भाई? क्या सोच है भाई? इनकी बराबरी नहीं हो सकती। हरि सिंह नाड़ुआ एक इतने बड़े योद्धा, अफगान, जब जिनको इतने करोड़, और ये बोला जाता था कि अफगान तो एक ऐसा है किसी पे भी हमला कर सकता है। उस अफगान का जब सेनापति बनाया गया हरि सिंह नाड़ुआ को, वहां के लोगों ने, अफगान के लोगों ने हरि सिंह नाड़ुआ के डर से सलवारें पहननी शुरू कर दी थी। जो उनका ये कुर्ता पठानी, ये इस टाइप का पजामा है, जो फैशन बनाया आज, जो फैशन, ये हरि सिंह नाड़ुआ का डर था, खौफ था, क्योंकि ये पता था सिख जो है औरतों पे हाथ नहीं उठाते। वो कपड़ा मुंह पे ले लेते थे, मुंह पे कपड़ा ढकते जाते हुए सलवार दिखे। जी पाजी, मुंह पे कपड़ा ढकते थे और नीचे सलवार डालते थे। राजा ने तो कह रहे हैं अपने लोग, यार अफगानी कुर्ता पजामा सवा दे, बड़ा बढ़िया लगे। इनको पता नहीं ना, वो डर से पहनते थे। और
कैसी सोचती उन गुरुओं के बंदों की। हरि सिंह नलवा के पास वहां की जो सबसे सुंदर औरत थी वो आ गई, और वो आके उसको बोलती है मेरे को तेरे से बच्चा चाहिए। हाँ, तो हरि सिंह नलवा बोलते हैं मैं कहाँ से बच्चा लेके दूँ भाई, बोली तू समझा नहीं, मास का तेरे से बच्चा चाहिए। बोला माई मैं समझा नहीं, अब तेरे साथ में वो होना चाहती हूँ, फिजिकल संबंध बनाना चाहती हूँ, फिजिकल होना चाहती हूँ, तेरे जैसा बच्चा चाहिए मैंने। हरि सिंह नलवा जो शॉल उड़ रहे थे वो शॉल उड़ा दी और पैर छू के बोला तू मेरी माई है, मैं तेरा बच्चा ही हूँ आज से। ये सोचती उन लोगों की, ये नहीं था कहीं भी सलवार खोल दी, इसलिए वो बहादुर थे वो बंदे। साला जब अफगानी आज भी डरते हैं, आज भी सलवार पहनते हैं हरि सिंह नलवा के डर से। वो अफगानी थे जो बार बार हमारे पे हमला करते थे। हमारी इज्जत क्या थी वहां। अटल बिहारी वाजपेयी शायद 1996 में दौरा किया था और अटल बिहारी ने बोला मैं वो जगह देखना चाहता हूं अफगान में जो बार बार मोहम्मद गजनबी हमारे देश को 17 बार लूट के ले गया, उस गजनबी की जगह देखना चाहता हूं। तो आपने जितने जो उस टाइम पे अटल बिहारी के साथ वो मना कर रहे थे। अच्छा, बोला आप वहां रहने दो, ने बोला नहीं मेरे को तो जाना है। वहां गया, वो जगह देखी, वहां दीवार पे बातें लिखी हुई थी, हिंदू लड़कियां 2-2 टके में बिकती थी यहाँ। इस बात के लिए वो मना कर रहे थे यहाँ मत जाओ। उस भाषा को जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़वाया ये क्या लिखा हुआ है, तो बताया ये लिखा हुआ है कि हिंदू लड़कियां यहाँ 2-2 टके में बिकती थी। जब युद्ध होते थे, आक्रमणकारी हमारे यहाँ से हिंदू बेटियों को, बहन बेटियों को बंदी बना के लेके जाते थे, वहाँ बाजार लगता था, उस बाजार में उनको एक वैश्या समझ के, रंडिया समझ के बेचा जाता था 2-2 टकों में। जो सबसे सुंदर होती उसके सबसे सुंदर भाव लगते। मंडी लगती थी वहां से आज़ादी दिलवाने वाली थी सिख कौम, वहां हिंदुओं के लिए लड़ने वाली थी सिख कौम। कैसे आज ये ऐसा भूल गए हिंदू। पर ये लोग आज अपने ही लोगों को कमजोर कर रहे हैं। पाजी यही तो राजनीति, यही तो इनकी समझ में नहीं आ रही। देखो पंजाब, आज जिसको खत्म कर रहे हो आज फिर भी वो सिर उठा के पंजाब हरियाणा के बीच में इतनी बड़ी दरार थी किसान आंदोलन से पहले। किसान आंदोलन में इकट्ठे बैठे, एक दूसरे को समझने का मौका मिला, और जब आप बाढ़ में मदद करने के लिए गए बड़ी खुशी हुई। वहां के लोग हुक्का पी रहे, वो बोले यार और कुछ तो लेके आए हो, नहीं लेके आए हो, तुम्हारे से हुक्का जरूर ले आए हम यहाँ पे, यो कल्चर हो रहा है क्या। ये प्यार प्रेम जुड़ा है यहाँ से। हम लोगों ने उन लोगों से ये सीखा सेवा कैसे की जाती है। मतलब जो इन्होंने किसी चीज को तोड़ने की कोशिश की उसका उल्टा असर बढ़िया होके निकला है। जी 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 जी, माड़ा नहीं निकला जी। अब वो जो बात थी मैं बता रहा था कि ये जो हमारी हिंदू दलित वाली है, जिस कारण से आजादी भी इसी कारण से मिली है। आजादी की सबसे पहली अलग किसने जगाई थी अंग्रेजों के खिलाफ? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, पंडित थे। उनके साथ एक पहलवान था, उसका नाम मेरे दिमाग में है नहीं, वाल्मीकि था। ठीक है। उसी के साथ उसी अंग्रेजी सेना में था, अच्छा पहलवान था। मंगल पांडे भी अच्छा पहलवान था। अच्छा जी। तो आपस में वहां कुश्ती करते थे, जोर करते थे। वाल्मीकि जो था वो बीमार हो गया और वो कई दिन से दिखाई नहीं दिया। मंगल पांडे ने सोचा यार को तो ढूंढना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो गया। अच्छा। उसको ढूंढते हुए उसके गांव में गया मंगल पांडे। जब गांव में गया तो गांव में पता लगा, किसको ढूंढ रहे हो? गांव वालों ने बताया ऐसे ऐसे है। बोले अच्छा वो वाल्मीकि भंगी इस लैंग्वेज में बोला। आपने कई बार दूसरी भाषा भी बोल देते हैं ना। हाँ, वो तो ज्यादा गंदी बोल देते हैं, वो हम नहीं बोल सकते ना इतनी गंदी। तो उसके घर जाना है, एकदम होश हवास उठ गए मंगल पांडे के। वाल्मीकि हो तेरा दोस्त? गया, दूर दूर से बैठ के बात कर रहा है। अब वाल्मीकि ने जाते ही कोड़ी भर ली, क्यों एक साथ जोर करते थे, कुश्ती करते थे, जप्फी पाली। अब जप्फी पाते ही मंगल पांडे ने उससे दूरी ही बनाई, पानी लाके दिया मटके से, पानी पीने से मना कर दिया, बोला तू अछूत है। ये बात सुनते ही उसका भी खून खोल लिया, पहलवान था, गांव में एंट्री करी असर हो गया था। हाँ, वो उसको बोला अच्छा हम एक थाली में खाए,
एक फौज में रह रहे, एक मटके का पानी पी रहे, आज तेरे को मैं वाल्मीकि नजर आया हूं। नवला पता नहीं था ना। नवला फिर हमारे में क्या कमी है? बोला तुम मीट मांस खाते हो, हम मीट मांस खाते, तू नहीं खाता। बोला नहीं, हम प्योर ब्राह्मण है। बोला तू मीट मांस नहीं खाता? अगर नहीं खाता, हम प्योर ब्राह्मण है, बोल दिया ना। बोला तेरी औकात दिखा दूं तेरे को। अंग्रेजी सेना में जो तुम मुंह से कारतूस छिलता है, उस कारतूस में गाय का और सूर की चर्बी मिला के लगाई जाती है। होश उठ गए मंगल पांडे के, झूठ बोल रहा है, झूठ ना बोल रहा है। बोला चल सच्चाई दिखाऊं। उसको कानपुर लेके गए, या बनते थे, फैक्ट्री देखी, उसके अंदर दिखाया, अपनी आंखों से देख। वहां से बगावत शुरू हुई थी इस बात के कारण कि गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी क्यों मिलाई जाती है, जिसे मुंह से हिंदू गोलियों को छीलते हैं। हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया तुम लोगों ने। ये क्रांति की बात थी, बाकी बातें बहुत ज्यादा हैं। बाकी फिर आपके 2.25 घंटे का टाइम था, पता नहीं चला बातों, क्योंकि ये जब ऐसी बातें भाजी शुरू हो जाती ने, इतना कोई अंत नहीं है ना, क्योंकि हमेशा यही चीज़ां सीखने ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ संघर्ष और सीखते रहना और संघर्ष। आखिरी बात ये है, एक और लड़ाई की इस देश को जरूरत है, शांति प्रिय तरीके से। इस देश को दोबारा से आज़ादी की जरूरत है। हाथ जोड़ के जितने भी दर्शक साथी हैं, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हों, हम इतना ही कहना चाहते हैं। मैं एक ही अरदास करता हूँ, आप लोगों को नेता बनाना, अपने बच्चों को बनाओ, जवान के बच्चों को, किसान के बच्चों को, दलित के बच्चों को, गरीब के बच्चों को, मजलूम के बच्चों को। कृपया करके इस गुलामी से बाहर निकलो। ये जो कुर्सियों पर बैठे नेता मंत्री हैं, इनके जो 4 पैर हैं, वो खून की लाशें जो होती हैं, सनी हुई खून से सनी हुई लाशें, उनके ऊपर रखे रहते हैं। इस देश को एक बार फिर से आज़ादी की ज़रूरत है। गोरे अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक आज के काले अंग्रेज हैं। ये आप लोगों को बात को समझना पड़ेगा। जब तक जनता नहीं जागेगी, हम आज़ाद नहीं होंगे।